Hello everyone, welcome back to CMA Junction. Today we are starting with process costing. प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेसेस वाइज किया जा रहा है, अगर उनका कॉस्ट निकालना है तो प्रोसेस कॉस्टिंग की आपको मदद लेनी पड़ेगी। जैसे शुगर केन से शुगर बनाने की एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू शुगर केन से शुगर ही बनेगा, जैगरी या कोई और मिठाई बन के नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस का अगर मेरे को कॉस्ट निकालना है तो मैं प्रोसेस कॉस्टिंग की मदद लूंगी। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है? प्रोसेस कॉस्टिंग में हर एक प्रोसेस जो हम फॉलो कर रहे हैं ना, उस प्रोसेस का हम कॉस्ट निकालते हैं और इस कॉस्ट को हम नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम टाइप ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स बन के आते हैं। जैसे शुगर केन से शुगर ही बन के आएगा इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में, कुछ और प्रोडक्ट बन के नहीं आएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिकल यूनिट्स बन के आते हैं और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चलता रहता है। जैसा हमने जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग के अंदर देखा था, वहां पे जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्शन कंटिन्यूअस है। जॉब कॉस्टिंग के अंदर हम काम करना कब चालू करते हैं? जब कस्टमर का ऑर्डर आता है, उसके बाद काम चालू होता है। तो प्रोडक्शन कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बैच कॉस्टिंग के अंदर मैं बैचेस में प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो एक बार प्रोडक्शन करूंगी, फिर रुकूंगी, फिर दूसरा बैच का प्रोडक्शन करूंगी, फिर रुकूंगी, फिर तीसरा बैच का प्रोडक्शन करूंगी। पर यहाँ पे हम प्रोडक्शन पूरा कंटिन्यूअसली करे जा रहे हैं। ठीक है ना, देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड यूज्ड इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस में हम प्रोसेस कॉस्टिंग की मदद लेते हैं। यहाँ पे आइडेंटिकल यूनिट्स बनती हैं इन अ कंटिन्यूअस फ्लो। इट इज यूज टू एट्रीब्यूट प्रोसेस कॉस्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। हम प्रोसेस कॉस्टिंग क्यों फॉलो कर रहे हैं? ताकि जो भी प्रोसेस का कॉस्ट है उसको हम नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डाल सके, जितनी भी यूनिट्स हमने बनाई हैं उनके ऊपर डाल सके, इसलिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे हैं। कहाँ कहाँ किस किस इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री, सोप मैन्युफैक्चरिंग, पेंट प्रोडक्शन, फूड एंड ड्रिंक प्रोडक्शन, इन सबका प्रोडक्शन में एक प्रोसेस इन्वॉल्व है और इस प्रोसेस के थ्रू सेम टाइप ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल की जाती है ना। फूड एंड ड्रिंक जो प्रोडक्शन लिखा हुआ है वो कैंड और पैकेट प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है। जैसे चिप्स ले लो, ये सब क्या है? इनका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये प्रोडक्शन किया जा रहा है ना। तो प्रोसेस में जिसका भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका कॉस्ट निकालने के लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग के अंदर मैं इंडिविजुअल यूनिट का कॉस्ट निकाल सकती हूँ, लेकिन जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं ना, तो वहां पे इंडिविजुअल यूनिट का कॉस्ट निकालना बहुत ज्यादा तकलीफदायक हो जाता है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ यूनिट्स बन रही हैं और कंटिन्यूअस फ्लो में प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, देखो, जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है? जब कस्टमर का ऑर्डर आता है तब हम काम चालू करते हैं, प्लस हर एक कस्टमर के ऑर्डर के लिए अलग से जॉब कॉस्ट स्टेटमेंट बन रहा है। तो यहाँ पे तो आराम से मैं पता कर सकती हूँ कि भाई इंडिविजुअल यूनिट्स का कॉस्ट कितना होगा। बैच कॉस्टिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बहुत छोटे छोटे यहाँ पे बैचेस होते हैं, है ना। जैसे 1000 यूनिट्स ले लो, तो 1000 यूनिट्स का बैच है, ये सेम टाइप ऑफ यूनिट्स है एकदम, है ना। तो इनका कॉस्ट मेरे को निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर बैच का कॉस्ट निकालना है और उसको नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड कर देना है। पर जब यही चीज़ बहुत बड़े लेवल में हो जाए, जैसा प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम बहुत सारी यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, है ना। 1 लाख 2 लाख कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन चला जा रहा है। तो इस केस में मैं कॉस्ट को कैसे करती हूँ? पूरे के पूरे प्रोसेस का हम यहाँ पे कॉस्ट निकालते हैं और उस प्रोसेस के कॉस्ट को हम नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट का कॉस्ट निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। हम इंडिविजुअली हर एक यूनिट का कॉस्ट ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, देयर में ऑल्सो भी लॉसेस ड्यूरिंग प्रोडक्शन। देखो, जो हम प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं ना, इस प्रोसेसेस में ऑफकोर्स सी बात है, लॉस हो सकता है। लॉसेस एबनॉर्मल भी हो सकते हैं, नॉर्मल लॉसेस भी हमको मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। बाय प्रोडक्ट्स जैसे समझ लो हम फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर बनाते बनाते ये जो फर्नीचर का सॉ-डस्ट है ये आ रहा है हमारे पास, तो ये क्या है? ये एक बाय प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू हमारे मेन प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा कम हो, वो हमारा बाय प्रोडक्ट कहलाता है। तो बाय प्रोडक्ट जनरेट हो सकता है प्रोसेसेस के थ्रू। जॉइंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। जैसे आप क्रूड ऑयल को जब प्रोसेस करोगे तो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल दोनों बन के आते हैं, तो जॉइंट प्रोडक्ट्स भी बन के आ सकते हैं जिनकी वैल्यू दोनों की सिमिलर है। देखो, बाय प्रोडक्ट में क्या हो रहा था? एक मेन प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है,
फर्नीचर जैसे हमने एग्जांपल लिया, तो मेन प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, और एक बनता है बाय प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू मेन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसको हम बाय प्रोडक्ट की कैटेगरी में ले जाते हैं। लेकिन जब मैं जॉइंट प्रोडक्ट की बात करती हूँ ना, तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू समवॉट सिमिलर होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, मेकिंग प्रोसेस कॉस्टिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉस्टिंग मेथड, एज इसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए प्रोसेस कॉस्टिंग बाकी सारी कॉस्टिंग मेथड से अलग है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग का, कैलकुलेट करना हर एक प्रोसेस का कॉस्ट, जितनी भी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन के समय, उन सब प्रोसेसेस का कॉस्ट निकालना और टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट निकालना। फैक्ट्री इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट प्रोसेसेस, हमारी जो फैक्ट्री है उसको हम सेपरेट प्रोसेसेस में डिवाइड कर देते हैं और हर एक प्रोसेस का अलग से अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, अब इसका मतलब क्या है समझो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में समझ लो 3 अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू हमारा फिनिश गुड्स बन के आता है। मतलब मैं मटेरियल डालती हूँ प्रोसेस 1 में, फिर वो प्रोसेस 1 में प्रोसेस होने के बाद वो सेकंड प्रोसेस में जाता है, इसके बाद वो थर्ड प्रोसेस में प्रोसेस होता है और उसके बाद मेरे पास फिनिश गुड्स बन के आ रहा है। ठीक है, अगर हर एक प्रोसेस के अंदर प्रॉफिट चार्ज किया जाए कि भाई देखो हमारा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करने का खर्चा 2000 पड़ा, लेकिन हम इसको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो हम इसमें प्रॉफिट चार्ज करके आगे ट्रांसफर करेंगे, 2500 में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक प्रोसेस प्रॉफिट चार्ज कर रही है, तो इसमें मैं क्या बोलूंगी, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अब समझ लो यहाँ पे 2500 का प्रोडक्ट आया और इन्होंने जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया उसका कॉस्ट 4000 आया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम 4000 में आगे नहीं ट्रांसफर करेंगे, हम इसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज करके फिर आगे ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसे करके क्या होता है, यहाँ पे हर एक प्रोसेस प्रॉफिट चार्ज करने लग जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस टू द नेक्स्ट एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब हमारा मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो वो किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ट्रांसफर हो रहा है। ईच प्रोसेस इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर। अगर हर एक प्रोसेस प्रॉफिट चार्ज करने लग जाए तो मैं सबको क्या बोलूंगी, प्रॉफिट सेंटर बोलूंगी, और जितना भी डिफरेंस होगा बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट वो हमारा प्रॉफिट या लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नॉर्मली जो हम अभी क्वेश्चंस देखने वाले हैं ना, वो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाले नहीं होने वाले, नॉर्मल कॉस्ट में ही आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। चलो नाउ मूविंग टूवर्ड्स, हमने देखा कि भाई जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसके अंदर लॉसेस इनकर हो सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है और नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। तो उसको समझने के लिए कि एबनॉर्मल लॉस आएगा, नॉर्मल लॉस आएगा, तो उसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो समझने के लिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं। देखो, सपोज द इनपुट टू अ प्रोसेस इज 1000 यूनिट्स, इनपुट है एक पर्टिकुलर प्रोसेस में एट अ कॉस्ट ऑफ 4500, नॉर्मल लॉस 10% का है और कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है। आपको अकाउंटिंग एंट्री फॉर द कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ लॉसेज इफ एक्चुअल आउटपुट वॉज 860 यूनिट्स, आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है, और अगर हमारे पास 920 यूनिट्स आ रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट, तो क्या होगा ट्रीटमेंट और क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी वो आपको शो करना है। ठीक है, 2 अलग अलग सिचुएशन है, हर एक सिचुएशन को हमको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। पहले सिचुएशन में बोल रहा है कि भाई मेरे पास जो आउटपुट है वो 860 यूनिट्स का आया है ना, 860 यूनिट्स का आउटपुट है, मतलब लॉस कितने का हुआ, 140 यूनिट्स का। क्यों, क्योंकि भाई मैंने इनपुट डाला था 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स इनपुट डाला, लेकिन आउटपुट तो सिर्फ 860 यूनिट आया। तो इस केस में हम बोलेंगे कि भाई हमारा लॉस हो गया कितने यूनिट्स का, 140 यूनिट्स का। पर अगर हम नॉर्मल लॉस देखें तो नॉर्मल लॉस क्या बोल रहा है कि भाई नॉर्मल लॉस तो 10% ही होना चाहिए। नॉर्मल लॉस किसका देखूंगी मैंने जितना इनपुट डाला था, मैंने 1000 यूनिट्स डाले थे, उसका 10% नॉर्मली हमारा लॉस हो ही जाता है ना। तो 10% अगर मैं 1000 यूनिट्स का निकालूं तो 100 यूनिट्स मेरे नॉर्मली लॉस हो जाते हैं। पर इस सिचुएशन में कितना लॉस हुआ है, 140 यूनिट्स का। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो मैं बोलूंगी कि भाई मैंने इनपुट डाला 1000 यूनिट्स का, इसके अंदर नॉर्मल लॉस 10% का होता है ना, 10% मतलब 100 यूनिट्स का। तो मेरे पास आउटपुट कितना आना चाहिए था, 900 यूनिट्स, पर मेरे एक्चुअल आउटपुट कितने आए, एक्चुअल आउटपुट मेरे पास आया है 860 यूनिट्स, मतलब एबनॉर्मल लॉस कितना आया, एबनॉर्मल लॉस इज 40 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो ये डिविजन करना क्यों जरूरी है कि हमारा नॉर्मल लॉस कितना है और एबनॉर्मल लॉस कितना है। जो नॉर्मल लॉस होता है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है।
ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? नॉर्मल लॉस जितने भी यूनिट्स का हुआ है ना, वो यूनिट्स तो मैं रिड्यूस करूंगी, ठीक है, लेकिन इनका कॉस्ट हम रिड्यूस नहीं करते। इनका जो भी कॉस्ट होता है ना नॉर्मल लॉस का, वो कॉस्ट हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट की यूनिट्स पे चार्ज किया जाता है। मतलब जितने भी फिनिश्ड यूनिट्स बने हैं, हमारे आउटपुट जितना बना है, उनके ऊपर नॉर्मल लॉस का खर्चा डाला जाता है। लेकिन जो भी एबनॉर्मल लॉस होता है ना, उसका खर्चा हम फिनिश्ड यूनिट्स पे नहीं डालते। एबनॉर्मल लॉस का सारा खर्चा एबनॉर्मल लॉस के ऊपर ही चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस का जितना भी खर्चा हुआ होगा इन यूनिट्स के ऊपर, ये खर्चा मैं किसके ऊपर डाल दूंगी? फाइनल आउटपुट के ऊपर डाल दूंगी। लेकिन जो भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है, उसका खर्चा हम हमारे आउटपुट के ऊपर नहीं डालते। ये खर्चा इस एबनॉर्मल लॉस को ही बेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। सो मेरे को पता चल गया कि मेरा नॉर्मल लॉस है 100 यूनिट्स, मेरा एबनॉर्मल लॉस है 40 यूनिट्स, ठीक है। मैंने टोटल कितना खर्चा किया? 4,500 रुपये खर्च किए, ठीक है। सो देखो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास टोटल है 4,500 रुपये। ये 4,500 रुपये किस यूनिट्स के ऊपर डिवाइड होगा? जितने नॉर्मल लॉस के बाद आने चाहिए। तो नॉर्मल लॉस के बाद एज 900 यूनिट्स आने चाहिए, तो इसके ऊपर मैं ये खर्चा डिवाइड कर दूंगी। तो ये कितना आ रहा है? 5 पर यूनिट मेरा खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि भाई जो मेरा एक्चुअल आउटपुट आया कितने यूनिट्स का? 860 यूनिट का। खर्चा कितना है? 5 पर यूनिट के हिसाब से टोटल 4,300 रुपये चार्ज कर दिए मैंने एक्चुअल आउटपुट के ऊपर। नॉर्मल लॉस मेरा कितना हुआ? नॉर्मल लॉस मेरा हुआ है 100 यूनिट्स का। क्या इसके ऊपर मैं कुछ भी रुपए चार्ज करूंगी क्या? बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर कोई भी रुपए चार्ज नहीं होगा, मतलब ये 0 रुपीज़ यहाँ शो होगा। एब नॉर्मल लॉस मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। एब नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का हुआ है? 40 यूनिट्स का हुआ है। इनके ऊपर खर्चा कितना जाएगा? जितना आपके फिनिश्ड यूनिट्स पे खर्चा गया है, उतना ही खर्चा आपके एबनॉर्मल लॉसेस में भी जाएगा पूरा का पूरा। अगर अलग से कोई इन्फॉर्मेशन दी होती कि भाई एबनॉर्मल लॉस पूरी तरीके से कंप्लीटेड नहीं है, जैसी एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड है उस तरीके से एबनॉर्मल लॉस पूरी तरीके से कंप्लीटेड नहीं है, तो उस केस में मैं इसके ऊपर पूरा खर्चा नहीं डालती। पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम बोलेंगे कि भाई हमने पूरा का पूरा खर्चा कर दिया था, उसके बाद हमको लॉस हो गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस के ऊपर पूरे के पूरे खर्चे जाएंगे, ठीक है। ये 200 रुपये हमारे एबनॉर्मल लॉस में चार्ज होगा। और एट लास्ट हम 4,500 पूरा का पूरा चार्ज कर दिया हमने। 4,500 का हमारा खर्चा हुआ था, वो पूरा का पूरा हमने चार्ज कर दिया। एक्चुअल आउटपुट पे 4,300, एबनॉर्मल लॉस पे 200, ठीक है ना। अब इसके बाद मेरे पास अगर मैं प्रोसेस का अकाउंट बना रही हूँ, ठीक है, प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट वगैरह नहीं बनेगा, यहाँ अकाउंट बनेगा। तो अकाउंट में मैं क्या शो करूँगी? मेरा कितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ मेरा। मैं टोटल लेके आई थी इनपुट में 1,000 यूनिट्स, जिन पे 4,500 मैंने खर्च करके लेके आई मैं, है ना। तो 4.5 पर यूनिट के हिसाब से खर्चा हुआ। बाय साइड में मैं लिखूंगी कि भाई इससे मेरे फिनिश गुड्स कितने बने। इससे मेरे फिनिश गुड्स बने 860 यूनिट, और इन पे खर्चा आया 4,300 का, 5 पर यूनिट के हिसाब से। और इससे मेरा आया नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितने का आया? 100 यूनिट्स का। लेकिन इसके ऊपर हमने कोई भी खर्चा डाला क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ खर्चे पे हम कुछ भी नहीं शो करेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आया एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का हुआ? 40 यूनिट्स का। इनके ऊपर कितना खर्चा डाला? 5 रुपये के रेट से 200 रुपये खर्चा डाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूनिट्स शो किए हैं, यहाँ पे मैंने यूनिट्स शो किए हैं, यहाँ पे मैंने रेट शो किया, और यहाँ पे मैंने अमाउंट शो किया। सिमिलर वे पे यहाँ पे हमने यूनिट शो किया, यहाँ रेट और यहाँ अमाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा हमारे प्रोसेस अकाउंट में जब भी एबनॉर्मल लॉस आएगा। पहली बात, सारे के सारे खर्चों को आप इधर साइड लिखोगे, डेबिट साइड ही हम सारे खर्चे प्रेजेंट करते हैं, और फिर उसके बाद कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुआ वो शो करोगे। तो फिनिश गुड्स में 860 यूनिट गए, नॉर्मल लॉस में 100 यूनिट्स गए, एबनॉर्मल लॉस में 40 यूनिट्स गए। और खर्चा किसके ऊपर आएगा? फिनिश गुड्स और एबनॉर्मल लॉस में। नॉर्मल लॉस में कोई भी खर्चा जा रहा है क्या? नहीं। अब एक बात ध्यान दो, ऐसा हो सकता है ना कि मेरे जो ये नॉर्मल लॉस वाली यूनिट्स हैं 100 यूनिट्स, ये 100 यूनिट्स पूरी की पूरी तरह से स्क्रैप तो नहीं हुए होंगे। ऐसा तो सिचुएशन अराइज हो सकता है ना कि भाई जो ये यूनिट्स मेरे पास आए हैं उसको मैंने बेच दिया लेट्स से, इनकी पूरी वैल्यू तो नहीं मिलने वाली है, इनकी वैल्यू मेरे को मिल गई 0.5 रुपीज़। अगर इस सिचुएशन में मेरे को इससे कुछ भी मिल जाता है इसको बेचने से, तो वो अमाउंट को मैं यहाँ पे शो करती।
लेकिन इसके अलावा कोई भी खर्चा इसके ऊपर डाला जाएगा क्या? नहीं, इसके ऊपर कोई भी खर्चा नहीं डाला जाएगा। पर अगर मैंने नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को बेच के कुछ अमाउंट रिकवर कर लिया है तो उसको मैं जरूर यहाँ पे शो करूंगी। ठीक है, ये तो हो गया प्रोसेस अकाउंट में ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट पे मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगी वो देखो। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में हम बोलेंगे टू प्रोसेस अकाउंट। कितना है? 40 यूनिट्स 5 रुपए के हिसाब से और 200 रुपए टोटल हो रहा है ना। बाय P&L अकाउंट, P&L अकाउंट में हम कितना डालेंगे? हम सेम अमाउंट डाल देंगे 40, 5, 200। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज, अगर समझ लो ये जो 40 यूनिट्स हैं ये पूरी तरीके से तो स्क्रैप नहीं हो गए होंगे, वेस्ट नहीं हो गए होंगे, इनको मैंने क्या किया होगा? बेच दिया होगा। बेचने से अगर मेरे को कुछ अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रिसीव हो रहा है, तो उतना अमाउंट मैं यहाँ पे अलग से शो कर दूंगी कि बाय कैश अकाउंट। ठीक है, बाय कैश अकाउंट मेरे को समझ लो 50 रुपए रिसीव हुआ तो 50 रुपए यहाँ पे शो करूंगी। फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 रुपए, जो हम P&L में ट्रांसफर करेंगे। पर एज इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी अमाउंट नहीं रिसीव हो रहा है एबनॉर्मल लॉस से, तो यहाँ पे ये कैश वाला अमाउंट नहीं आएगा, सिर्फ P&L अकाउंट वाला अमाउंट आएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, इसके बाद देखो सेकेंड वाली सिचुएशन क्या दी हुई है। 920 यूनिट्स हमारे एक्चुअल आउटपुट आए हैं और एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? 80 यूनिट्स का। तो फिर से हम यहाँ पे सारी चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। एक्चुअल हम यहाँ पे डायरेक्ट टेबल से ही प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, सो मेरे पास इनपुट मैंने कितना डाला था? इनपुट है 1000 यूनिट्स का। नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था? नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स का होता, तो मेरे पास यूनिट्स कितने आते? 900 यूनिट्स आते हैं। ठीक है, पर इस सिचुएशन पे मेरे पास आउटपुट कितना आया है? आउटपुट मेरे पास आया है 920 यूनिट्स, मतलब नॉर्मल लॉस मेरा कम हो गया इस सिचुएशन में। ऑफकोर्स सी बात है 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस होना चाहिए था, पर 100 यूनिट्स का भी नॉर्मल लॉस नहीं हुआ। यहाँ पे 20 यूनिट्स हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। 20 यूनिट्स जो एक्स्ट्रा आ गए ना, उसको मैं नॉर्मल लॉस से कम नहीं करूंगी, उसको मैं क्या करूंगी? उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे हमको ज़्यादा गेन हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा गेन जो है उसको हम एबनॉर्मल गेन की तरह शो करते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हमको लॉसेज होते हैं 100 यूनिट के, पर इस बार हमको लॉसेस जो है सिर्फ और सिर्फ 80 यूनिट्स के हुए, 20 यूनिट्स हमारा गेन बन गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम अपने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो टोटल मैंने कितना खर्चा किया था? टोटल मैंने 4500 रुपए खर्च किए थे। इसको मैं कितने यूनिट्स पे डिवाइड करूंगी? एक्सपेक्टेड यूनिट्स पे ही डिवाइड करूंगी। जितना नॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद यूनिट्स आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर ये खर्चा डिवाइड होगा, और यहाँ पे खर्चा 5 रुपए पर यूनिट ही आएगा, जैसा हमारे इस सिचुएशन में आया था। चाहे एबनॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल गेन हो, पर यूनिट कॉस्ट हमारा चेंज नहीं होता। ठीक है, इसके बाद देखो मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ? एक्चुअल आउटपुट है मेरा 920 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से। 920 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 4600। ठीक है, नॉर्मल लॉस कितना हुआ? नॉर्मल लॉस मेरा 100 यूनिट्स का हुआ। रेट 0 रहेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस की जगह इस बार हमको एबनॉर्मल गेन हुआ। कितने यूनिट्स का? 20 यूनिट्स का। कितने रेट पे चार्ज करेंगे इसको? 5 रुपए पे चार्ज करेंगे। एबनॉर्मल गेन हुआ, यहाँ पे मैं क्या शो कर रही हूँ? खर्चों को शो कर रही हूँ। तो एबनॉर्मल गेन हुआ तो मैं क्या करूंगी? यहाँ से उसको माइनस करूंगी, है ना, -100। तो मेरे पास एट लास्ट खर्चा कितना आ रहा है? 4500 ही आ रहा है। चाहे मेरे को एबनॉर्मल गेन हो चाहे मेरे पास एबनॉर्मल लॉस हो, मेरा खर्चा तो 4500 का ही हुआ था ना, तो वही प्रेजेंट होना चाहिए और वही प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले बनाएंगे प्रोसेस का अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में मैं लिखूंगी कि मैंने इनपुट कितना डाला? मैंने इनपुट डाला 1000 यूनिट्स का 5 रुपए के हिसाब से, नहीं 4.5 के हिसाब से। तो ये मेरे पास हो गया 4500 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद मेरे फिनिश गुड्स कितने बन के आए? 920 यूनिट्स 5 रुपए के हिसाब से 4600 रुपए। और मेरा नॉर्मल लॉस कितना रहा? 100 यूनिट्स 0 रुपए के हिसाब से, मतलब निल, है ना। तो एट लास्ट मेरा एबनॉर्मल गेन कहाँ आएगा? लॉस होता तो मैं यहाँ शो करती, गेन हुआ है तो हम यहाँ शो करेंगे एबनॉर्मल गेन। अमाउंट है, यूनिट्स है 20,
₹5 के हिसाब से अमाउंट आया 100। ठीक है, तो अब देखो ये टैली हो गया 4600, 4600, 1020, 1020। ठीक है, तो ये हमने कर दिया इसको टैली। इसके बाद क्या बनाएंगे हम बनाएंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट। एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट में मैं क्या शो करूंगी, बाय प्रोसेस अकाउंट। बाय प्रोसेस अकाउंट, क्योंकि हमने उसको टू साइड में लिखा था। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है टू एबनॉर्मल गेन, तो वहां क्या आ जाएगा, बाय प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, बाय प्रोसेस अकाउंट, मेरा अमाउंट कितना है 20 यूनिट्स, ₹5 के हिसाब से ₹100 हो गया। अब बताओ ये 20 यूनिट्स आए कहाँ से। एबनॉर्मल लॉस होता तो ठीक है, हमको समझ आता है कि 40 यूनिट्स मेरे फिनिश्ड गुड्स वाले खराब हो गए, पर 20 यूनिट अब मेरे को फायदा हो गया, तो ये क्या अपने आप जनरेट हो गए क्या। हम ये नहीं एज्यूम करते, हम ये एज्यूम करते हैं कि भाई मेरा नॉर्मल लॉस जो है वो कम हो गया और उसकी जगह मेरे को गेन हो गया, ये एज्यूम करके चलते हैं। तो मैं बोलूंगी कि भाई मेरे पास जो ये यूनिट्स आए ना, वो यूनिट्स आए नॉर्मल लॉस अकाउंट से। कितने यूनिट्स आए, तो 20 यूनिट आए। पर नॉर्मल लॉस वाली सिचुएशन पे मैं क्या कोई भी खर्चा चार्ज करती हूँ क्या, कोई भी खर्चा तो चार्ज नहीं होता, तो खर्चा तो अभी भी कहीं नहीं गया, ये खर्चा मेरा चला जाएगा P&L अकाउंट में। ठीक है, P&L अकाउंट में हम क्या करेंगे, ₹100 को डाल देंगे। ठीक है, सो आई होप क्लैरिटी आई हो। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस को। अब हम जाएंगे हमारे क्वेश्चंस पे रिलेटेड टू प्रोसेस अकाउंट्स। अब चीजें सिंपल हो जाएंगी, मतलब एटलीस्ट एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इन सब में हमको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है ना। देखो, प्रोडक्ट X इज ऑब्टेन्ड आफ्टर इट पासिस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। यहाँ पे 3 प्रोसेसेस है जिसके थ्रू प्रोडक्ट X बन के हमारे पास आता है। आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है इन सारी इंफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, हमारे पास प्रोसेस 1 है जिसका मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है। प्रोसेस 2 की इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रोसेस 3 की इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद बोला जा रहा है 1000 यूनिट्स एट द रेट 6 पर यूनिट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1। पहले जो फर्स्ट प्रोसेस है उसके अंदर तो मेरे को मटेरियल डालना पड़ेगा ना, वही मटेरियल प्रोसेस 1 से जाके फिर प्रोसेस 2 में जाएगा, फिर प्रोसेस 3 में जाएगा और फिर उसके बाद फिनिश गुड्स बन के आएगा। तो वही बोला जा रहा है कि हमने फर्स्ट प्रोसेस के अंदर 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए एट द रेट 6 पर यूनिट। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड जो दिया हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ नहीं है, तो उसके लिए बोला जा रहा है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एट 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस। जैसा डायरेक्ट वेजेस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेम अमाउंट है तो सेम अमाउंट ही यहाँ पे आ जाएगा, 4000, 6000 और 8000। ठीक, इसके बाद मेरे को नॉर्मल लॉस की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई प्रोसेस 1 के अंदर 950 यूनिट्स बन के आए, नॉर्मल लॉस 5% का है और वैल्यू ऑफ स्क्रैप है यहाँ पे 4 पर यूनिट। जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पे हमारे नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स को बेचा जा रहा है तो अगर उससे कुछ अमाउंट मिल रहा है तो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलर वे में हमारी दूसरी यूनिट्स है, प्रोसेस 2 की यूनिट्स है, फाइनल यूनिट्स 840 आ रही है, उनका नॉर्मल लॉस दिया हुआ है और जो भी स्क्रैप आएगा उसको 8 पर यूनिट पे बेच सकते हैं। प्रोसेस 3 का यूनिट्स दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस दिया हुआ है और जितने भी यूनिट्स आएंगे उसको 10 पर यूनिट पे बेच सकते हैं। ठीक है, आपको प्रोसेस 1, 2, 3 का अकाउंट बनाना है, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद हमारे खर्चे कहाँ शो करूंगी मैं, डेबिट साइड शो करूंगी। तो जितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उससे सबसे पहले आप चालू करोगे। हम बोलेंगे टू मटेरियल अकाउंट, मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेती हूँ अपनी पेन का। टू मटेरियल अकाउंट, मेरे पास कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए, 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए, ₹6 के हिसाब से ₹6000 हो गया है यहाँ पे, है ना। आप यूनिट्स, रेट, अमाउंट सब शो करोगे अपने प्रोसेस अकाउंट में, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, इस तरीके से आपको ये अकाउंट बनाना है। फिर इसके बाद और मटेरियल का खर्चा मेरे को दिया हुआ है, तो ये मटेरियल होगा अदर देन दिस वन। ये मेरा मेन मटेरियल है जो मैंने इंट्रोड्यूस किया, इसके अलावा मैंने मटेरियल का खर्चा किया कितना, 5200। नेक्स्ट, इसके बाद हमको डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, कितना अमाउंट है, 4000। डायरेक्ट वेजेस अकाउंट 4000। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, कितना जाएगा, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो टू प्रोडक्शन ओवरहेड सेम अमाउंट चार्ज करेंगे हम जितना हमने डायरेक्ट वेजेस का चार्ज किया। ठीक, अब एक बात बताओ, ये भी तो मटेरियल है पर इसके यूनिट्स क्यों नहीं दिए हुए,
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई ये बहुत ही छोटा मटेरियल है जिसके कारण मेरा फिनिश गुड्स के यूनिट्स नहीं बढ़ जाएंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, फर्नीचर बनाने के समय वुड जो है मेन मटेरियल है, उसकी क्वांटिटी मेरे को मैटर करती है और उसकी क्वांटिटी के हिसाब से फर्नीचर बनेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या नेल्स की कितनी क्वांटिटी है उससे मेरा फर्नीचर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। नेल्स तो बहुत ही छोटा पार्ट है हमारे मेन फर्नीचर का, लेकिन वुड एक अच्छा बड़ा मटेरियल है जिसकी की मदद से ही हमारा फर्नीचर बनता है। तो इस केस में नेल्स बहुत छोटा पार्ट है, तो उसके यूनिट्स हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस, क्या आपने खुद से कोई नया यूनिट्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो मटेरियल जो हमारे पास आ रहा है, जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसी के ऊपर बस काम करते हैं। सिमिलर वे में प्रोडक्शन ओवरहेड भी ऐसे खर्चे हैं जो हम इन यूनिट्स को आगे प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों के कारण हमारे पास कोई भी यूनिट नया इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा हमारे पास कोई और खर्चे दिए हुए हैं क्या? नहीं, हमने सारे खर्चे रिकॉर्ड कर दिए, है ना। अब इसके बाद मेरे पास नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, तो नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करेंगे हम बाय नॉर्मल लॉस। कितना बोला है? 5% हो रहा है प्रोसेस 1 के अंदर। 5% किसका लूंगी मैं? जितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, उसका आप 5% निकालोगे। तो 1000 का अगर हम 5% निकालें तो ये आ रहा है 50। ठीक है, क्या इसमें कोई भी खर्चा मैं एट्रीब्यूट करूंगी क्या? बिल्कुल नहीं। पर एक चीज ध्यान रखना, मैंने 50 यूनिट्स जो नॉर्मल लॉस वाले हैं उनको बेच के 4 रुपए पर यूनिट रिकवर कर लिया है। तो ये जो 4 रुपए पर यूनिट मैंने रिकवर किया है वो जरूर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगी। तो 200 रुपए मैंने रिकवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद मेरे पास आते हैं फिनिश्ड यूनिट्स। फिनिश्ड यूनिट्स के लिए बोला गया 950 यूनिट्स यहाँ पे बन गए, है ना। 950 यूनिट्स बन गए। इसमें मैं क्या लिखूं? यहाँ पे फिनिश्ड यूनिट्स लिखूं कि और क्या लिख सकते हैं आप? समझो, ये प्रोसेस में जो भी बन के आ रहा है वो अगले प्रोसेस का क्या बनने वाला है? इनपुट बनने वाला है। तो मतलब इस प्रोसेस के अंदर जो भी आउटपुट आएगा वो अगले प्रोसेस का इनपुट बनेगा। तो ये जो भी आउटपुट है उसको मैं कहाँ ट्रांसफर करने वाली हूँ? नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करने वाली हूँ। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे प्रोसेस टू अकाउंट। ठीक है, अब देखो, मेरे 1000 यूनिट्स मैंने इंट्रोड्यूस किए थे और यहाँ पे नॉर्मल लॉस 50 का हुआ और 950 का मैंने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया। मतलब पूरे के पूरे 1000 यूनिट्स का रिकॉर्ड हो गया। मतलब कोई भी एबनॉर्मल लॉस, कोई भी एबनॉर्मल गेन यहाँ पे अराइज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब जो भी मेरे खर्चे वो डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाएंगे, कहीं और तो जाने वाले नहीं है। तो 6000 प्लस 5200 प्लस 4000 प्लस 4000 माइनस ये 200 मेरा रिकवर हो गया, तो ये 200 मैं माइनस कर दूंगी। मेरे पास बच रहा है 19,000 का खर्चा, जो कि इस पर्टिकुलर यूनिट्स के ऊपर एट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे निकाला मैंने यहाँ पे प्रोसेसिंग का कॉस्ट? बैलेंसिंग फिगर बना के। ठीक है, सो 19,000 रुपीज टोटल खर्च हुए हैं 950 यूनिट्स पे, तो पर यूनिट मेरे पास यहाँ पे 20 रुपीज आ जा रहा है। ठीक है, टोटल कॉस्ट हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 19,200 और 1000 यूनिट्स। ठीक है, 1000 यूनिट्स 19,200। दो चीजें आपकी मैच करनी चाहिए। आपको अमाउंट को मैच कराना है, दोनों जगह का बैलेंस मैच करना चाहिए और यूनिट्स आपके बैलेंस में मैच करने चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, दैट इज प्रोसेस 2। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? जो मेरा प्रोसेस 1 से आया, तो टू प्रोसेस 1 अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। कितने यूनिट्स आए? 950 यूनिट्स आए। क्या रेट था? 20 रुपीज। टोटल अमाउंट कितना था? 19,000। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद मेरे पास मटेरियल दिया हुआ है 3960, डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं 6000 और प्रोडक्शन ओवरहेड कितना रहेगा? 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब ये भी 6000 में चार्ज करूंगी। तो ये खर्चों को हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। टू मटेरियल अकाउंट कितना? 3960। टू डायरेक्ट वेजेस अकाउंट 6000। टू प्रोडक्शन ओवरहेड 6000। ठीक है, तो हमने क्या किया? सारे के सारे खर्चे रिकॉर्ड कर दिए। अब हमारे पास क्या आएगा? नॉर्मल लॉस। तो बाय नॉर्मल लॉस हम लिखेंगे। इस बार कितना नॉर्मल लॉस है? 5%? बिल्कुल नहीं, हमारे पास हर एक स्टेज के लिए अलग अलग नॉर्मल लॉस दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब 10% का नॉर्मल लॉस होने वाला है। तो 950 यूनिट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे, 950 का 10% निकालोगे तो 95 आएगा। तो 95 यूनिट्स हो जाएंगे। क्या यहाँ पे कोई भी खर्चा एट्रीब्यूट होगा नॉर्मल लॉस में?
बिल्कुल नहीं, पर नॉर्मल लॉस को बेचने से जो हमको रिसीव हो गया वो हम जरूर यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो 8 रुपए पर यूनिट यहाँ पे रिसीव हुआ है। 8 रुपीज़ अगर मैं 95 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल मेरे को 760 रुपये रिसीव हो गए। फिर इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, फिनिश्ड यूनिट्स जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में बने। फिनिश्ड यूनिट्स जो भी बनेंगे वो कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में। तो प्रोसेस 3 अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो कितने यूनिट्स जा रहे हैं, 840 यूनिट्स जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे 840 यूनिट्स रिकॉर्ड कर देंगे। 840 प्लस 95 दैट इज इक्वल टू 935 यूनिट्स बस हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास कितने यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे, 950। मतलब इस बार मेरा क्या आने वाला है, एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस कितना अमाउंट, कितने यूनिट्स हैं, 15 यूनिट्स। तो अब टोटल करके देखो 95 प्लस 840 प्लस 15, मेरे पास टोटल 950 यूनिट्स हो गए दोनों जगह। तो ये तो हमने मैच करा दिया, 950 यूनिट्स 950 यूनिट्स। ठीक है, अब मेरे को निकालना है कि भाई कितना अमाउंट जाएगा मेरे प्रोसेस 3 और कितना अमाउंट जाएगा मेरे एबनॉर्मल लॉस में, है ना। तो मैं यहीं पे कैलकुलेशन करती हूँ। देखो आप क्या करोगे, आप वर्किंग नोट बना के ये कैलकुलेशन को करोगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, हम कैसे खर्चा निकालेंगे हमारे प्रोसेसेस का और हमारे एबनॉर्मल लॉस का। तो देखो मैंने कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे, 950। मेरा नॉर्मल लॉस कितना था, 95। तो मेरे पास कितने यूनिट्स बचने चाहिए थे, 950 माइनस 95 दैट इज इक्वल टू 855 यूनिट्स मेरे एक्चुअल आउटपुट होने चाहिए थे। पर मेरा एक्चुअल आउटपुट इस सिचुएशन में कितना आया है, 840 मेरा एक्चुअल आउटपुट है। मतलब मेरे को यहाँ पे हुआ है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, कितने यूनिट्स का, 15 यूनिट्स का। ठीक, अब मेरा जितना भी खर्चा है उसको मैं किसके ऊपर डालूंगी, 855 यूनिट्स के ऊपर डालूंगी। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास खर्चा कितना है। हमारे जो भी खर्चे उनको टोटल कर लेंगे हम। 19,000 प्लस 3960 प्लस 6,000 प्लस 6,000, ये टोटल आ रहा है 34,960। क्या ये मेरा टोटल खर्चा है? खर्चा तो यही है, पर हमको हमारे नॉर्मल लॉस के कारण कुछ रिकवरी हो गई है। कितनी रिकवरी हुई है, 760 की। तो ये 760 मैं यहाँ से माइनस कर दूंगी। मेरे पास कितना बच रहा है, 34,200 बच रहा है मेरे पास। ठीक है, 34,200 मेरे पास यहाँ पे बच रहा है। ये 34,200 मैं 855 यूनिट्स के ऊपर चार्ज करूंगी, डिवाइडेड बाय 855 हम करेंगे, दैट इज इक्वल टू 40 रुपीज पर यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो ये 40 रुपीज मेरा प्रोसेस 2 का भी अमाउंट बन जाएगा और यही मेरे एबनॉर्मल लॉसेस का भी अमाउंट बन जाएगा। तो 840 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 33,600 और एबनॉर्मल लॉस का 15 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 600। अब टोटल करके देखो आपका अमाउंट भी मैच कर जाएगा, है ना। 33,600 प्लस 600 प्लस 760, ये हो गया मेरा 34,960। इधर का अमाउंट हम टोटल करें तो ये आ रहा है 19,000 प्लस 3,960 प्लस 6,000 प्लस 6,000 दैट इज इक्वल टू 34,960। ठीक है, सो इस तरीके से हम एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे स्टार्ट किससे करेंगे हम, जो हमारे पहले वाले प्रोसेस से अमाउंट आया है। तो टू प्रोसेस टू अकाउंट, कितने यूनिट्स आ रहे हैं हमारे पास, 840 यूनिट्स 40 रुपीज़ के हिसाब से, 840 यूनिट्स 40 रुपीज़ के हिसाब से दैट इज 33,600। इसके बाद इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमने जो भी खर्चा किया वो रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, और हमने क्या खर्च किया यहाँ पे, प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक, अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट है 5924, 8,000 एंड प्रोडक्शन ओवरहेड भी 8,000 चार्ज किया जाएगा। 5924, 8,000 एंड 8,000। ठीक है, अब सबसे पहले हम शो करेंगे नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इस सिचुएशन में कितना है, 15% है प्रोसेस 3 के लिए। नॉर्मल लॉस किसका लूंगी मैं, जितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए थे उसके। 840 का 15% दैट इज इक्वल टू 126 यूनिट्स। यहाँ पे कोई भी खर्चा हम नॉर्मल लॉस पे एट्रीब्यूट नहीं करेंगे, पर जितना अमाउंट हमको रिसीव हो गया है नॉर्मल लॉस वाली यूनिट्स को बेचने से, वो अमाउंट जरूर रिकॉर्ड करेंगे। तो 10 पर यूनिट हमको रिसीव हुआ है ना। सो 10 पर यूनिट रिसीव हुआ, मतलब 1260 रुपीज़ मेरे को यहाँ पे रिसीव हुआ। नेक्स्ट,
इसके बाद मेरा अमाउंट कहाँ जाएगा? अब इसके आगे तो प्रोसेस नहीं है, 3 ही प्रोसेस हमको परफॉर्म करनी थी, तो इसके आगे का अमाउंट जाएगा फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट में। कितने यूनिट्स फिनिश गुड्स बन के जाएंगे? 750 यूनिट्स। ठीक, अब टोटल करो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। इधर है 840 और इधर हम देखें तो ये है 126 प्लस 750 दैट इज इक्वल टू 876। मतलब भाई हमने इस प्रोसेस के अंदर 840 यूनिट्स डाले थे, लेकिन हमारे पास टोटल यूनिट्स अब 876 हो गए। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? एबनॉर्मल गेन अराइज हुआ है। तो कितने का एबनॉर्मल गेन है? 36 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन है, जिसको हम डेबिट साइड शो करेंगे एबनॉर्मल गेन 36 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, जैसे हमने वहाँ पे देखा था सेम उसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। हम बोलेंगे इनपुट हमारा कितना था? 840 यूनिट। इसमें नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था? 126 यूनिट्स का। तो मेरे पास कितने यूनिट्स आने चाहिए थे? 840 माइनस 126 दैट इज इक्वल टू 714 यूनिट्स आने चाहिए थे। पर एक्चुअल में मेरा आउटपुट कितना आया? 750 यूनिट्स का, है ना। मतलब यहाँ पे मेरे को हुआ है एबनॉर्मल गेन कितने यूनिट्स का हुआ? 36 यूनिट्स का। ठीक, अब मैं कॉस्ट किसके ऊपर चार्ज करूंगी? 714 यूनिट्स के ऊपर ही चार्ज करेंगे कॉस्ट, है ना। तो टोटल कॉस्ट देखते हैं, 33,600 प्लस 5924 प्लस 8,000 प्लस 8,000, टोटल खर्चा मेरा 55,524 है। लेकिन देखो नॉर्मल लॉस के कारण कुछ रिकवरी भी हो गई है 1260 की, तो वो मैं माइनस कर दूंगी। तो मेरे पास टोटल खर्चा आ रहा है 54,264 का, जिसको मैं 714 यूनिट्स के ऊपर डालने वाली हूँ, है ना। 714 यूनिट्स के ऊपर डालते हैं तो ये खर्चा हो जाएगा 76 पर यूनिट। ठीक है, ये ही सेम रेट हम हमारे फिनिश्ड स्टॉक के लिए भी चार्ज करेंगे और यही सेम रेट हमारे एबनॉर्मल गेन के लिए भी हम चार्ज करेंगे। ठीक है, 750 इंटू 76 दैट इज इक्वल टू 57,000 एंड 36 इंटू 76 दैट इज इक्वल टू 2736। अब टोटल करो, आपका अमाउंट एज वेल एज क्वांटिटी दोनों मैच करेंगे, है ना। 840 प्लस 36 हमारे पास क्वांटिटी है 876, अमाउंट देखें तो 33,600, 5924, 8,000, 8,000 एंड 2736 दैट इज इक्वल टू 58,260। इधर का अमाउंट देखो तो ये भी हमारे पास आ रहा है 58,260 और यूनिट्स आ रहे हैं 876। आई होप क्लैरिटी आई हो। और इसी के साथ हमने सारे के सारे प्रोसेसेस अकाउंट बना लिए। पर क्वेश्चन में प्रोसेस अकाउंट के बाद नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ये तीनों भी बनाने बोल रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट के थ्रू, है ना। तो नॉर्मल लॉस मैंने प्रोसेस 1 के अंदर शो किया एज बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो मैं नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या शो करूंगी? टू प्रोसेस 1 अकाउंट। सिमिलर वे में प्रोसेस 2 का जो यहाँ पे शो हुआ है वो वहां शो होगा एज 2 प्रोसेस 2 अकाउंट, और प्रोसेस 3 का हम शो करेंगे एज 2 प्रोसेस 3 अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे आएगा 2 प्रोसेस 1 अकाउंट इन आर नॉर्मल लॉस, 2 प्रोसेस 2 अकाउंट एंड 2 प्रोसेस 3 अकाउंट। तो अमाउंट और क्वांटिटी कितना है वो देख लेते हैं। नॉर्मल लॉस हमारा फर्स्ट प्रोसेस में दिख रहा है 50 यूनिट्स 4 रुपीज 200 का। नेक्स्ट में हमको दिख रहा है 95 यूनिट्स 8 रुपीज 760 का, और लास्ट में हमको दिख रहा है 126 यूनिट्स 10 रुपीज 1260। ठीक है, ये है मेरे 50 यूनिट्स 4 रुपीज 200। नेक्स्ट मेरे पास यूनिट्स हैं 95 ना, हाँ 95 यूनिट्स 8 रुपीज, टोटल अमाउंट है 760 का, और लास्ट में 126 यूनिट्स 10 रुपीज 1260 का अमाउंट। ठीक है, सो हमने ये तो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद अब क्या होगा बताओ? मेरे जो भी अमाउंट्स है वो मेरे को रिसीव हो जा रहे हैं। ऑफकोर्स सी बात है, ये स्क्रैप जो था ये मैंने क्या किया, ये स्क्रैप को मैंने बेच दिया और मेरे को कुछ अमाउंट रिसीव हो गया। अमाउंट रिसीव हुआ तो मैं क्या लिखूंगी? कैश अकाउंट को डेबिट करूंगी। कैश अकाउंट डेबिटेड टू नॉर्मल लॉस अकाउंट मेरी एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिटेड टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या लिखूंगी? बाय कैश अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट मेरे को रिसीव हुआ 50 यूनिट्स का 4 रुपए के हिसाब से 200। नेक्स्ट मेरे को रिसीव हुआ 95 यूनिट्स का 8 रुपए के हिसाब से 760। लास्ट वाले सिचुएशन में मेरे को रिसीव हुआ बाय कैश अकाउंट। क्या मैं यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट लिख दूँ? 126 यूनिट्स का सारा अमाउंट कैश अकाउंट में चला जाएगा क्या? एक बात बताओ मेरे को,
नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? क्योंकि लास्ट वाली जो सिचुएशन है प्रोसेस 3 के अंदर मेरे को एबनॉर्मल गेन हुआ है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स होते हैं हम ये मानते हैं कि भाई नॉर्मल लॉस हमको कम हो गया, है ना। हम ये नहीं मानते कि जादू से हमारे पास 36 यूनिट्स और जनरेट हो गए, है ना। ये नहीं मान के हम क्या मानते हैं कि भाई नॉर्मल लॉस हमारा कम हो गया। नॉर्मल लॉस कम हो गया तो इस केस में नॉर्मल लॉस कैसे कम होगा? जब मैं उसको एबनॉर्मल गेन के अंदर ले जाऊंगी। एबनॉर्मल गेन अकाउंट, कितने यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ था हमको? एबनॉर्मल गेन हुआ था 36 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हुआ था। 36 यूनिट्स का एज इस बार मेरे को 10 रुपीज़ के हिसाब से रिसीव हुआ है, तो 360 रुपीज़ मैं कहाँ ले जाऊंगी? एबनॉर्मल गेन अकाउंट के अंदर ले जाऊंगी। नेक्स्ट, इस कैश अकाउंट में कितना शो करेंगे? बैलेंसिंग फिगर शो करेंगे। ठीक है, कितने यूनिट्स बच गए? 126 माइनस 36, मेरे पास 90 यूनिट्स बच गए 10 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब 900 रुपीज़। ठीक है, इसको हम टोटल कर सकते हैं यहाँ पे 200 प्लस 760 प्लस 1260 दैट इज इक्वल टू 2220। ठीक, ये मेरे पास आ जाएंगे यूनिट्स। 50 प्लस 95 प्लस 126 दैट इज इक्वल टू 271 यूनिट्स। 271 यूनिट्स एंड 2220 रुपीज़। नेक्स्ट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट अब हम बना रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे जो बाय एबनॉर्मल गेन लिखा है ना, उसको यहाँ लिख देते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट में 2 नॉर्मल लॉस अकाउंट। 36 यूनिट्स आए हैं, 10 रुपीज़ के हिसाब से 360 हो रहा है। ठीक है, पहले एबनॉर्मल गेन अकाउंट को ही खत्म कर देते हैं। एबनॉर्मल गेन कहाँ हुआ था? प्रोसेस 3 में हुआ था, तो यहाँ पे शो हो रहा है 2 एबनॉर्मल गेन, वहाँ पे हम शो करेंगे बाय प्रोसेस 3 अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है? क्वांटिटी कितनी है? 36। कितना अमाउंट है? 76 के हिसाब से 2736। ठीक है, देखो मेरे को एबनॉर्मल गेन कितने का हुआ है? 36 यूनिट्स का हुआ है। 76 के रेट के हिसाब से 2736 का मेरे को गेन हुआ है, पर नॉर्मल लॉस से कितना आ रहा है? सिर्फ 360 का अमाउंट आ रहा है। मतलब बचा हुआ जो गेन है उसको मैं P&L अकाउंट में ले जाऊंगी। 2 P&L अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, यूनिट्स नहीं आएंगे, बस मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आएगा 2736 माइनस 360 दैट इज इक्वल टू 2376। ठीक है, तो ये अमाउंट बस यहाँ पे आएगा। 2736 टोटल हो गया, 36 ही हो गया। ये एबनॉर्मल गेन अकाउंट में जो मैंने 2 P&L अकाउंट लिखा है, ये क्या शो कर रहा है कि भाई जो एबनॉर्मल गेन था उसके कारण मेरे को प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2376 का हुआ। ये 360 का प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई 360 तो मेरे को नॉर्मल लॉस अगर होता तो वैसे ही रिसीव हो जाते, है ना। 360 के ऊपर जितना रिसीव हुआ है वो मेरा गेन माना जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा। ठीक, डन। सो मैंने एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना लिया, और लास्ट हम बनाएंगे अब यहाँ पे हमारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस हमको हुआ था प्रोसेस 2 के अंदर। बाय एबनॉर्मल लॉस लिखा है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 प्रोसेस 2 अकाउंट। कितने यूनिट्स का हुआ है? 15 यूनिट्स। 40 के रेट के हिसाब से 600। 15 यूनिट्स 40 के रेट के हिसाब से 600। ये एबनॉर्मल लॉस क्या शो करता है? नॉर्मल लॉस के अलावा मेरे को और लॉस हो गया, है ना। फिनिश्ड यूनिट्स का मेरे को लॉस हुआ, ये शो करता है। इसलिए मैं यहाँ पे नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि नॉर्मल लॉस के अलावा एक्स्ट्रा मेरे को लॉस हो गया। और ये पूरा का पूरा लॉस कहाँ चला जाएगा? बाय P&L अकाउंट। ठीक है, बाय P&L अकाउंट चला जाएगा। पर एक और चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला है? क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि भाई जितना भी स्क्रैप होगा वो सब मैं 8 रुपए के हिसाब से बेच सकती हूँ प्रोसेस 2 वाला। तो ये भी तो स्क्रैप है ना एक तरीके का, जो एबनॉर्मल लॉस अराइज हो रहा है वो भी स्क्रैप है, तो इसको भी मैं बेच सकती हूँ। तो बाय कैश अकाउंट लिखा जाएगा। 15 यूनिट्स मैंने 8 रुपए के हिसाब से बेच दिए, तो 120 रुपए हुआ। एक्चुअल में एबनॉर्मल लॉस के अंदर 600 रुपए का कॉस्ट मेरे को पड़ा, लेकिन मेरे को रिसीव कितना हुआ? सिर्फ 120 रुपए। तो बचा हुआ अमाउंट कहाँ जाएगा? बचा हुआ अमाउंट मेरा लॉस बन जाएगा और P&L अकाउंट में शो किया जाएगा। ठीक है, P&L अकाउंट में क्या जा रहा है? लॉस जा रहा है मेरा एबनॉर्मल लॉस के कारण जो लॉसेस इनकर हुए। ठीक, तो इस तरीके से हम सारे प्रोसेसेस अकाउंट बनाते हैं, और इस तरीके से हमारे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनते हैं। तो सारे के सारे कंसेप्ट हमने समझ लिए विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 27। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 28 क्या बोल रहा है? देखो, एक प्रोडक्ट है जो कि 3 प्रोसेसेस के थ्रू पास होता है, A, B एंड C। 10,000 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 1.1 वेर इशूड टू प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट में हमने 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको दिया हुआ है, सन्ड्री मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा वेस्टेज बोला जा रहा है, ए में होगा 5% का, बी में होगा 4% का।
वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए में जो भी वेस्टेज होगा वो 0.25 पर यूनिट के हिसाब से बेचा जा सकता है। प्रोसेस बी के सारे वेस्टेज 0.5 पर यूनिट के हिसाब से बेचे जा सकते हैं, और प्रोसेस सी का वेस्टेज 1 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बेचा जा सकता है। पर प्रोसेस सी का तो कोई वेस्टेज दिया ही नहीं है, आपको वही तो फाइंड आउट करना है। परसेंटेजेस ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओवरहेड चार्जेस वेर 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर, आपको ओवरहेड चार्ज करना है। फाइनल प्रोडक्ट वॉज सोल्ड एट 10 पर यूनिट, फाइनल प्रोडक्ट बिकेगा, फेचिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है? वेस्टेज इन प्रोसेस सी अकाउंट। कैसे होगा? हम लाइन से अकाउंट्स बनाते जाएंगे, आपको क्लैरिटी आती जाएगी। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किया प्रोसेस ए में उसको सबसे पहले लिखेंगे। कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए? 10,000 1.1 के हिसाब से। अमाउंट कितना है? 11,000। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है सन्ड्री मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सन्ड्री मटेरियल अकाउंट, डायरेक्ट लेबर अकाउंट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो, ये क्वेश्चंस ना मैं आपके साथ इसीलिए सॉल्व कर रही हूँ, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इलस्ट्रेशन को उठाऊं और देख देख के बताते जाऊं, इस पॉइंट में ये, इस पॉइंट में ये, इस पॉइंट में ये। पर उसकी जगह मैं प्रिफर कर रही हूँ कि मैं साथ में सॉल्व करूं, ये सोच के कि आप भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो अगर नहीं कर रहे हो तो अभी के अभी कॉपी और पेन उठाओ और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिर्फ देखने से ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हमारे नहीं होते, हम जब तक खुद से सॉल्व नहीं करते तब तक ये चीज़ें दिमाग में नहीं जाएंगी। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि जितने क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उसके अलावा बचे हुए क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ठीक है ना। सन्ड्री मटेरियल का अमाउंट मेरे को दिया हुआ है 1,500, नेक्स्ट 4,500, और हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 1,000। इसके अलावा हमको कोई और खर्चा दिया है कि हाँ, ओवरहेड चार्जेस दिए हैं 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर। सो टू ओवरहेड चार्जेस कितना है? 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो अगर 4,500 मेरा डायरेक्ट लेबर है, इसका 160% मतलब 7,200 रुपये मेरा ओवरहेड का चार्ज होगा, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने खर्चे रिकॉर्ड कर दिए। वेस्टेज बोला गया 5% का है, तो बाय नॉर्मल लॉस, एज वेस्टेज क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम इसको नॉर्मल लॉस ही मानेंगे। 5% का वेस्टेज है, तो 10,000 का 5% इज इक्वल टू 500 यूनिट्स के वेस्टेज हुए, और ये हम बेच सकते हैं 0.25 पर यूनिट के हिसाब से। तो 0.25 अगर मैं निकालूँ तो ये आएगा 125 रुपीज़ 0.25 के हिसाब से, ठीक। खर्चा हम नहीं डालते, पर जितना भी रिकवरी हुआ उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद जो भी मेरे फिनिश गुड्स आएंगे वो कहाँ चले जाएंगे? प्रोसेस बी अकाउंट के अंदर। कितने फिनिश गुड्स हैं? 9,500। क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि भाई जितने यूनिट्स बने वो सारे के सारे प्रोसेस बी के अंदर चलेगा। कोई भी एबनॉर्मल लॉस, कोई भी एबनॉर्मल गेन हमारे पास नहीं है, ठीक। तो खर्चा कैसे निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर करके, ठीक। 11,000 प्लस 1,500 प्लस 4,500 प्लस 1,000 प्लस 7,200, 25,200 मेरे पास ये टोटल अमाउंट आ रहा है। माइनस करो 125 एज रिकवरी हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ रहा है 25,075 डिवाइडेड बाय 9,500, तो ये मेरे पास अमाउंट आ रहा है 2.64 के रेट के हिसाब से, ठीक है। यूनिट्स हैं 10,000, अमाउंट है 25,200, ठीक। तो फर्स्ट अकाउंट तो हमारा बन गया। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? प्रोसेस ए का जो अमाउंट आउटपुट है वो यहाँ पे इनपुट बन जाएगा। प्रोसेस ए अकाउंट हम लिखेंगे, 9,500 यूनिट्स थे 2.64 के रेट के हिसाब से, और अमाउंट है 25075, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे भी हम खर्चे करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट, डायरेक्ट लेबर अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। आपको पूरा लिखना है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप पूरा मेंशन करोगे कि ये डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आ रहा है ओवरहेड चार्जेस। अमाउंट कितना दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में? 1,500, 8,000, 1,000, 1,500, 8,000 एंड 1,000, और ओवरहेड कितना होगा? 160% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो ये अमाउंट आ जा रहा है 12,800, ठीक है।
नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे शो करेंगे हमारे लॉसेस बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस कितना होगा, तो प्रोसेस बी में बोला गया 4% मेरा नॉर्मल लॉस है। 4% में अगर कैलकुलेट करूँ 9500 का 4% इज 380 यूनिट्स। रिसीव कितना होने वाला है, 0.5 पर यूनिट रिसीव होने वाला है। 380 का 0.5 दैट इज इक्वल टू 190 रुपीज़ रिसीव होने वाला है 0.5 के हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट, जो भी यूनिट्स मेरे आएंगे कहाँ चले जाएंगे, प्रोसेस सी अकाउंट के अंदर। एज स्पेसिफिकली क्वेश्चन में अब यूनिट्स नहीं दिया हुआ है, तो जितने भी यूनिट्स हमारे बचे वो सारे के सारे हम मान लेंगे कि हमारे नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर चला गया। 9500 माइनस 380 दैट इज इक्वल टू 9120 यूनिट्स। और इसका अमाउंट कैसे आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से 25075 प्लस 1500 प्लस 8000 प्लस 1000 प्लस 12800 माइनस 190 दैट इज इक्वल टू 48185 डिवाइडेड बाय 9120 दैट इज इक्वल टू 5.28 यहाँ पे रेट है हमारा। ठीक, यूनिट्स कितने हैं 9500 और हमने गलत जगह लिख दिया है, हमको यहाँ लिखना चाहिए था 9500 और टोटल अमाउंट कितना है हमारा 48375। ठीक, नेक्स्ट, अब आता है हमारा मेन, ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, प्रोसेस सी अकाउंट के कारण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कि लॉस कितना हुआ। ठीक, सो हम लिखेंगे पहले टू प्रोसेस सी अकाउंट 9120 5.28 के हिसाब से। अमाउंट है टोटल 48185। ठीक, यहाँ के खर्चे हम लिखेंगे यहाँ पे फटाफट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और हमारे पास यहाँ पे आएगा ओवरहेड चार्जेस। ठीक, डायरेक्ट मटेरियल है 1500 6500 1503 1500 6500 एंड 1503। डायरेक्ट मटेरियल का 160% हम हमारे ओवरहेड में डालेंगे दैट इज 10,400। ठीक, अब मेरे को नहीं पता है कि भाई यहाँ पे लॉस कितना है, ये लॉस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा और लॉस कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना फिनिश गुड्स का स्टॉक है। ठीक है, चलो, सो सबसे पहली बात तो मेरे को एक चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है लॉसेस से रिलेटेड कि जितना भी प्रोसेस सी का आउटपुट आएगा, लॉस आएगा, वेस्टेज आएगा, उसको मैं 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेच सकती हूँ, है ना। तो लेट हम बोलते हैं कि भाई जितना भी वेस्टेज है वो है एक्स। ठीक है, वेस्टेज अगर एक्स यूनिट्स का है तो इसको जो स्क्रैप को बेचने से मेरे को अमाउंट आएगा वो कितना होगा, एक्स इंटू 1 दैट इज इक्वल टू एक्स ओनली, है ना। नेक्स्ट, इसके अलावा क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भाई जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है मैं उसको 10 रुपये का बेच सकती हूँ, फेचिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। ठीक है, सो मेरा जो आउटपुट आएगा फाइनल उसको मैं 10 रुपये के हिसाब से बेच सकती हूँ। प्रॉफिट कितना रहेगा उसमें, 20% ऑन सेल्स। तो सेल्स 10 का है, 10 का 20% इज 2, मतलब मेरा कॉस्ट कितना होगा एट लास्ट, 8 रुपये का कॉस्ट होना चाहिए। अब एक बात समझो, जो मेरे प्रोसेस सी का आउटपुट होगा वही तो फिनिश गुड्स बनेगा, तो यहाँ पे जो कॉस्ट का रेट होगा वो मेरे को पता चल गया है कि भाई ये रेट होगा 8 रुपीज़ के हिसाब से, और मेरे को नॉर्मल लॉस का भी रेट पता है कि ये होगा 1 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो मेरे को ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पे ये 5.28 जो है वो यहाँ की यूनिट्स के लिए 8 रुपये बन जाए और यहाँ की यूनिट्स के लिए 1 रुपीज़ बन जाए, है ना। मेरे पास कितना टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, मेरे को टोटल कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये खर्चों को ऐड करना पड़ेगा हमको, 48185 प्लस 1500 प्लस 6500 प्लस 1503 प्लस 10,400 दैट इज इक्वल टू 68,088 मेरे पास टोटल खर्चे हैं, है ना। अब देखो टोटल खर्चों का बाइफर्केशन क्या होगा, ये टोटल खर्चे मेरे नॉर्मल लॉस से रिलेटेड भी है और मेरे फिनिश गुड्स के स्टॉक से रिलेटेड भी है, ये मानते हो, है ना। तो नॉर्मल लॉस से रिलेटेड भी है, फिनिश गुड्स के स्टॉक से भी रिलेटेड है ना। टोटल यूनिट्स मेरे कितने हैं, टोटल यूनिट्स जो मेरे को दिए हुए हैं वो है 9120। ये 9120 यूनिट्स में मेरा नॉर्मल लॉस भी है और मेरे फिनिश गुड्स के यूनिट्स भी हैं। ठीक है ना, अब
देखो मेरा अगर टोटल खर्चा 68,088 है तो इसके अंदर मेरा नॉर्मल लॉस का खर्चा भी है और फिनिश गुड्स के स्टॉक का खर्चा भी है। नॉर्मल लॉस का खर्चा कितना होगा, जितने नॉर्मल लॉस की यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाय जितना नॉर्मल लॉस का रेट है, दैट इज 1। और फिनिश गुड्स के स्टॉक का खर्चा कितना होगा, जितने मेरे फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 8 रुपीज़ के हिसाब से ही होना चाहिए, है ना। सो अब देखो 68,088 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1x हो गया, प्लस फिनिश गुड्स के यूनिट्स को मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ कि भाई टोटल यूनिट्स अगर 9,120 है उसमें से मैं नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को हटा दूँ तो जितना बचेगा वो फिनिश गुड्स के यूनिट होंगे मल्टीप्लाइड बाय 8। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं, 9120 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 72,960 और 8x माइनस 8x आ गया मेरे पास। 68,088 इज इक्वल टू x माइनस 8x कितना हो जाएगा, 7x प्लस माइनस 7x होगा, है ना, प्लस 72,960। तो हम इसको यहाँ से ट्रांसपोज करें तो ये मेरे पास आएगा 7x इज इक्वल टू 72,960 माइनस 68,088 दैट इज इक्वल टू 4872 मेरे पास अमाउंट आ रहा है ना। तो x इज इक्वल टू 4872 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 696 यूनिट्स। तो भाई हमको पता चल गया कि भाई x की वैल्यू क्या है, 696 यूनिट्स। तो नॉर्मल लॉस मेरा 696 यूनिट्स का हो रहा है, नॉर्मल लॉस 696 का यूनिट्स का हो रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आ जाएगा, फिनिश गुड्स के यूनिट्स। ठीक है, तो आसान सी चीज़ें थी, पर एज अगर हम सॉल्व किए बिना चले जाते ना क्वेश्चन तो हमको थोड़ा तकलीफ होता है एग्जाम में। 9120 में से 696 यूनिट्स को हटा रही हूँ तो मेरे पास फिनिश गुड्स के यूनिट आ गए 8424। हमने ये कैसे निकाला, नॉर्मल लॉस की यूनिट्स वर्किंग नोट 1 के हिसाब से निकाला, यहाँ लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट तो 696 इंटू 1 696 ही हो जाएगा, 8424 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 67392। अब अमाउंट को टोटल करो तो आपका अमाउंट मैच करेगा 68,088 और क्वांटिटीज भी मैच करेंगे 9120। डन, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमको ये प्रोसेस सीखा कैसे नॉर्मल लॉस निकालना है वो बस समझना पड़ा। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 34। क्या बोल रहा है देखो, द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पासिस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस से हमारा प्रोडक्ट होके गुजरता है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस द इंसिडेंस ऑफ वेस्टेजेस एज अंडर। पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे वेस्टेजेस इतने होते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा वेस्टेज हम पता कर सकते हैं, नॉर्मल लॉसेस 2% प्रोसेस ए में होता है, प्रोसेस बी में 10% का होता है। इन ईच केस द परसेंटेजेस ऑफ वेस्टेज इज कंप्यूटेड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स एंटरिंग द प्रोसेस कंसर्न। बहुत अच्छी बात बताई तुमने कि भाई जितनी प्रोसेस में यूनिट्स इंट्रोड्यूस होंगी उसके ऊपर तुम नॉर्मल लॉस चार्ज करोगे। हम यही करते हैं भाई और यही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स रियलाइजेशन ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी आर। प्रोसेस ए का सेल्स रियलाइजेशन होगा 25 पर 100 यूनिट्स, प्रोसेस बी का सेल्स रियलाइजेशन होगा 50 पर 100 यूनिट। ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। हमने 40,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए इन प्रोसेस ए एट अ कॉस्ट ऑफ 16,000। उसके अलावा जो खर्चे हुए हमको वो दिया हुआ। हमारा जो आउटपुट आएगा इन प्रोसेसेस में एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो है 39,000 और यहाँ पे 36,500। इसके बाद मेरे को फिनिश स्टॉक भी दिया हुआ है कि भाई ओपनिंग फिनिश स्टॉक भी है, यहाँ पे क्लोजिंग फिनिश स्टॉक भी है। ओपनिंग फिनिश स्टॉक का आपको वैल्यू भी दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है स्टॉक्स आर वैल्यूड एंड ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस एट वेटेड एवरेज कॉस्ट में आप एक स्टॉक को दूसरे प्रोसेसेस में ट्रांसफर करोगे। आपको प्रोसेस अकाउंट और स्टॉक अकाउंट दोनों बनाना है। स्टॉक अकाउंट कब बनेगा, जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें जितना भी आपके यूनिट्स बने ना नए वो स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, फिर जो स्टॉक अकाउंट होगा उससे यूनिट्स जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, मतलब प्रोसेस बी में। फिर प्रोसेस बी के जितने यूनिट्स बनेंगे उसको हम स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद हमारे पास फिनिश गुड्स बन के तैयार होंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। स्टार्टिंग विद प्रोसेस एक अकाउंट बनाते हैं और कैसा प्रोसीजर है वो आपको साथ साथ ही समझ आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे टू मटेरियल अकाउंट। ये इंट्रोड्यूस हुआ है नया 40,000 यूनिट्स में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ 16,000 रुपए के। नेक्स्ट इसके अलावा मेरे को अदर मटेरियल दिया हुआ है 16,000 का, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 9,000 का,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 8,200 के, ठीक है। अब इधर हम लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई नॉर्मल लॉस होता है तुम्हारा 2%, 40,000 का 2% मतलब 800, ठीक है। और इस पे मेरे को कितना रिकवरी हो रहा है, 25 रुपीज़ पर 100 यूनिट्स। तो मैं इसका क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ही रेट निकाल सकती हूँ कि भाई 25 रुपीज़ पर 100 यूनिट्स में चार्ज कर रही हूँ ना, तो पर यूनिट कितना हो गया, 0.25 पर यूनिट। इस तरीके से आप चार्ज कर सकते हो। दूसरा सिचुएशन, आपको पर यूनिट खर्चा नहीं निकालना है, हम ज़्यादा होशियार हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम बोलेंगे कि भाई 800 यूनिट्स आ रहे हैं ना हमारे पास नॉर्मल लॉस, हमारे पास कितने यूनिट्स का खर्चा दिया हुआ है, 100 यूनिट्स का दिया हुआ है, कितना खर्चा दिया हुआ है, 25। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, आपका दोनों जगह अमाउंट 200 यूनिट्स ही आएगा। रेट कितना है, 0.25 रेट है, 200 रुपीज़ हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मेरे कितने यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स स्टॉक में जाएंगे, प्रोसेस ए का फिनिश्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। कितने यूनिट्स ट्रांसफर करेंगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 39,000 यूनिट्स तुम ट्रांसफर करोगे, है ना। देखो 40,000 यूनिट्स मेरे पास टोटल हैं, जिसमें से 800 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गए, 39,000 यूनिट्स में प्रोसेस फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दी हूँ। तो मेरे पास अभी भी कितने यूनिट्स बच रहे हैं, 200। क्या बन जाएंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक। टोटल हो गए मेरे पास 40,000 यूनिट्स। अब खर्चा कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास कितने यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए बताओ। इनपुट मेरा था 40,000 यूनिट का, नॉर्मल लॉस मेरा है 800 यूनिट का, तो मेरे पास कितना आउटपुट आना चाहिए था, 39,200, है ना। लेकिन मेरे को यहाँ पे कितना आउटपुट मिला मेरे को 39,000 का, मतलब मेरे को यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हुआ है कितने यूनिट्स का, 200 यूनिट्स का, ठीक है। तो हम किसके ऊपर अमाउंट चार्ज करेंगे, जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट थे, मतलब नॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद इसके ऊपर मैं सारा का सारा खर्चा चार्ज करूंगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे 16,000 का खर्चा था, प्लस 16,000 प्लस 9,000 प्लस 8,200, दैट इज 49,200 का मेरे पास टोटल खर्चा है। पर एज मेरे को नॉर्मल लॉस में रिकवरी हो गई है 200 की, तो वो मैं माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास खर्चा आया 49,000 का। इसको हम डालेंगे 39,200 यूनिट्स के ऊपर, डिवाइडेड बाय 39,200। तो मेरे पास रेट कितना आ रहा है, 1.25 का रेट आ रहा है, ठीक है। तो 1.25 के रेट के हिसाब से दोनों जगह चार्ज किया जाएगा। 39,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 इज 48,750 एंड 200 इंटू 1.25 दैट इज इक्वल टू 250। डन। अब अमाउंट टोटल करोगे तो मैच करेगा, 200 प्लस 48,750 प्लस 250 दैट इज इक्वल टू 49,200, ठीक है। तो हमने ये खत्म किया। अब आता है हमारे पास प्रोसेस ए का फिनिश स्टॉक अकाउंट। कैसे बनेगा, देखो सबसे पहली बात तो मेरे को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितने यूनिट्स का, 6,000 यूनिट्स का, और रेट क्या बोला गया ओपनिंग स्टॉक का, 1.2। देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक पर यूनिट ऑन April 1 कितना है, 1.2। तो मेरे पास दिया हुआ है टू बैलेंस बॉट डाउन, 6,000 यूनिट्स हैं 1.2 के रेट के हिसाब से, मतलब 7,200 रुपये। इसके अलावा इस बार के प्रोसेस के थ्रू मैंने 39,000 यूनिट्स और क्रिएट किए हैं, तो टू प्रोसेस अकाउंट हम लिखेंगे 39,000। ये कितने रुपए के हिसाब से हुए हैं, 1.25 के हिसाब से हुए, मतलब टोटल आता है 48,750 रुपीज़, ठीक। कितना यूनिट्स मैं क्लोजिंग स्टॉक की तरह रखने वाली हूँ यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितने यूनिट्स हैं मेरे क्लोजिंग स्टॉक के, 5,000 यूनिट्स, ठीक है। 5,000 यूनिट्स अगर क्लोजिंग स्टॉक के है, मतलब बचे हुए यूनिट्स क्या होंगे, मेरे प्रोसेस बी में मैं ट्रांसफर कर दूंगी, है ना। तो प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो जाएंगे 40,000 यूनिट। टोटल है मेरे पास 45,000 यूनिट्स, ठीक। अब इनका अमाउंट कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन में अलग से बोला गया है कि भाई तुमको जो अमाउंट है ना सब्सिक्वेंट प्रोसेस में जो तुम ट्रांसफर करोगे वो वेटेड एवरेज कॉस्ट में निकालोगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट मतलब क्या, वेटेड एवरेज कॉस्ट मतलब जितने भी यूनिट्स तुम्हारे पास हैं, जितने भी यूनिट्स हमारे पास हैं प्लस जितना भी खर्चा हमारे पास है, 48,750 प्लस 7,200, 55,950, ये खर्चों को इस यूनिट से डिवाइड करोगे। टोटल खर्चों को टोटल यूनिट से डिवाइड करके तुम रेट निकालोगे, ठीक है। तो 55,950 डिवाइडेड बाय 45,000 दैट इज इक्वल टू हमारा रेट आ रहा है 1.2433,
1.2433 दोनों जगह हम सेम रेट से चार्ज कर देंगे. 40,000 का 1.2433 दैट इज इक्वल टू 49,733. ठीक. नेक्स्ट 5,000 इंटू 2.433 दैट इज इक्वल टू 12167. अब टोटल कर लेते हैं तो 49,733 प्लस 12167 दैट इज इक्वल टू, क्या चार्ज कर दिया भाई साहब, हमने कुछ गलत चार्ज कर दिया है. ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं. हमारा जो अमाउंट है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2433 ये तो सही है. नेक्स्ट 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2433 हमारा 6217 आना चाहिए. हमने कहाँ से 12167 लिख दिया भाई साहब, 6217 आएगा. ठीक है, चलो अब टोटल करते हैं तो 49,733 प्लस 6217 दैट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट हो गया 55,950. ठीक है, अब मैं प्रोसेस बी के अंदर ट्रांसफर करूंगी टू प्रोसेस ए का फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट. इतना बड़ा नाम है. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 49,733 अमाउंट, यूनिट्स कितने हैं 40,000 और रेट कितना है 1.2433 1.2433. डन. अब इसके बाद हम बाकी सारे खर्चे लिख देंगे. अदर मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अदर मटेरियल हमको दिया हुआ है 5,000 का, डायरेक्ट लेबर है 8,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,500. 5,000, 8,000 एंड 1,500. ठीक है, डन. नेक्स्ट इसके बाद मेरे पास आ जाएगा नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस के लिए बोला गया है कि भाई प्रोसेस बी के अंदर तुमको नॉर्मल लॉस 10% होता है. तो जितने यूनिट्स हमारे पास आए हैं 40,000 का 10% हम निकालेंगे, 4,000 हमारे पास आ जाएगा. और यहाँ पे क्या हम कोई रेट चार्ज करेंगे? बिल्कुल नहीं, पर जितना मेरे को रिसीव हो गया इसको बेचने से वो जरूर यहाँ पे शो करेंगे. तो बोला गया है कि सेकंड प्रोसेस में 50 पर यूनिट पर 100 यूनिट तुमको रिसीव होगा. तो यहाँ पे मैं रेट निकाल सकती हूँ 0.5 पर यूनिट. कैसे निकाला मैंने? 50 डिवाइडेड बाय 100 किया है ना, तो 0.5 पर यूनिट मेरे पास रेट आ गया. 0.5 पर यूनिट चार्ज करोगे तो 2,000 रुपये आपके होते हैं नॉर्मल लॉस के. नेक्स्ट ये कहाँ जाएगा? अब हमारा अमाउंट जितने भी यूनिट्स बचेंगे वो जाएंगे मेरे प्रोसेस बी के फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट के अंदर. कितने यूनिट जाएंगे? क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कि 36,500 यूनिट्स तुम ट्रांसफर करोगे. 36,500 यूनिट्स टोटल करो कितना हो रहा है. 36,500 प्लस 4,000 दैट इज इक्वल टू 40,500 हो जा रहा है. जबकि हमने तो यूनिट सिर्फ 40,000 ही इंट्रोड्यूस किए थे. मतलब यहाँ पे क्या अराइज हो रहा है? एबनॉर्मल गेन. टू एबनॉर्मल गेन हम लिखेंगे कितना? 500. ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे अमाउंट. कैसे निकलेगा अमाउंट? तो हम बोलेंगे भाई वर्किंग नोट नंबर हमारा हो गया ये 2. वर्किंग नोट नंबर 2. इनपुट मैंने इंट्रोड्यूस किया था 40,000 यूनिट्स का. नेक्स्ट इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी? नॉर्मल लॉस कितना हुआ? 4,000 यूनिट्स का. इसके बाद हमारे पास आ जाता है 36,000 यूनिट्स हमारे आउटपुट होने चाहिए थे, लेकिन मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना आया? 36,500 यूनिट का. मतलब हमारे पास यहाँ पे एबनॉर्मल गेन आया है कितने का? 500 यूनिट्स का. हम किसके ऊपर टोटल अमाउंट चार्ज करेंगे? जो हमारे नॉर्मल लॉस के बाद यूनिट्स आए हैं दैट इज 36,000. अमाउंट कितना है वो देख लेते हैं. टोटल 49,733 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500. ये टोटल खर्चे हो रहे हैं. हमको कुछ रिसीव हो गया 2,000 रुपीज़, तो वो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगी. तो मेरे पास टोटल खर्चा आ रहा है 62,233. इनके ऊपर मैं चार्ज करूंगी. ये अमाउंट हम चार्ज करेंगे 36,000 यूनिट्स के ऊपर. 1.7287 पर यूनिट बेसिस में हमारे पास ये रेट आ रहा है. इसी रेट से हम हमारे एबनॉर्मल गेन वाली यूनिट्स को चार्ज करेंगे 1.7287. तो 500 इंटू 1.7287 करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 864. नेक्स्ट हमारी जो फाइनल यूनिट है वो भी 1.7287 के हिसाब से चार्ज होगी. 36,500 मल्टीप्लाइड बाय 1.7287 दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 63,097. ठीक है, तो हमने कर दिया सारा चार्ज. अब देखो टोटल अमाउंट 49,733 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500
प्लस 864 दैट इज इक्वल टू यार है 65,097 और इधर भी हमारा अमाउंट आएगा 65,097। आई होप क्लैरिटी आई हो। और इसी के साथ प्रोसेस बी अकाउंट खत्म होता है, पर अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है ना, हमको अभी प्रोसेस बी का फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना है। यहाँ लिखेंगे हम प्रोसेस बी अकाउंट से जितने यूनिट्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 36,500 1.7287 के हिसाब से अमाउंट है 63,097। ठीक, इसके साथ साथ मेरे को क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है 5,000 यूनिट्स है 1.60 के हिसाब से। तो टू बैलेंस बॉट डाउन 5,000 यूनिट्स 1.60 के हिसाब से 5,000 इंटू 1.6 दैट इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट बाय बैलेंस कैरीड डाउन भी हमको दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है 8,000 यूनिट्स का, 8,000 यूनिट्स का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। मतलब बचे हुए यूनिट्स क्या हो जाएंगे, बचे हुए यूनिट्स मेरे बिक जाएंगे, है ना। बिक जाएंगे मतलब मैं इसको फिनिश गुड्स का जो मेन स्टॉक अकाउंट होगा उसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। 5,000 प्लस 36,500 माइनस 8,000 दैट इज इक्वल टू 33,500 यूनिट्स ये होने वाले हैं, है ना। अब इनका रेट कैसे निकलेगा, तो एवरेज रेट मेरे को निकालना है। तो उसके लिए मैं कर लूंगी यहाँ टोटल सारे अमाउंट्स 8,000 प्लस 63,097 दैट इज इक्वल टू 71,097 प्लस यूनिट्स अगर हम टोटल कर लें तो यार है 36,500 प्लस 5,000 दैट इज इक्वल टू 41,500। तो हम बोलेंगे 71097 रेट अमाउंट है डिवाइडेड बाय 41,500 यूनिट्स पे ये चार्ज करना है। तो 1.713 के हिसाब से ये चार्ज किया जाएगा, 1.713 के हिसाब से हम चार्ज करेंगे। 33,500 यूनिट्स पे मैं चार्ज करूँ तो ये अमाउंट आता है 57392। ठीक, और जो बचा हुआ अमाउंट है हम डाल देंगे हमारे बैलेंस कैरीड डाउन में, अमाउंट इज 13,705। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल था। बस दो चीज़ें हमने यहाँ ऐड की, दो स्टॉक अकाउंट डाले और कुछ भी नया नहीं किया है। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। देखो अभी तक हम सिर्फ प्रोसेस के अकाउंट्स को देख रहे थे, अब इसके अंदर एक नया कंसेप्ट हम समझने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या चीजें कवर होती हैं, वो हम अभी देखेंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट समझने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और सारी की सारी चीजें हमको आसानी से समझ आ जाएंगी। देखो क्वेश्चन में हमको बोला है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का स्टेटमेंट बनाओ, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट करो और प्रोसेस अकाउंट बनाओ। ये दोनों तो अभी हमको आते नहीं है, हम डायरेक्ट प्रोसेस अकाउंट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है एज ऑन 1 अगस्त 200 यूनिट्स 4 पर यूनिट के हिसाब से। एज हम फिनिश गुड्स का स्टॉक अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहीं पे शो करेंगे अपना ओपनिंग स्टॉक को। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास दिया हुआ है 200 यूनिट्स 4 पर यूनिट के हिसाब से 800 रुपए। और इसके साथ साथ मेरे को डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है कि भाई मटेरियल का काम तो इस ओपनिंग स्टॉक में पूरा हो गया, लेबर एंड ओवरहेड का 40% ही हुआ है। मतलब ये वाले ओपनिंग स्टॉक में अभी भी काम करना बाकी है, तो इसको तो वैसे भी हम फिनिश गुड्स के स्टॉक के अंदर नहीं ले जा सकते थे। ठीक है, तो ये तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब इसका आगे क्या काम आएगा वो आगे देखेंगे, इसके आगे की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। यूनिट मैंने इंट्रोड्यूस की 1050, अच्छी बात है, तो हम लिखेंगे 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 1050। अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, हम 1100 नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट 1100 यूनिट्स। इसके अलावा मेरे को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 150 यूनिट्स का, बाय क्लोजिंग स्टॉक 150 यूनिट्स। नेक्स्ट इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल का काम तो पूरा हो गया, लेबर एंड ओवरहेड का सिर्फ 70% काम हुआ है। इसके बाद मेरे को सारे खर्चे दिए हुए हैं, तो खर्चे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। 2 मटेरियल 3150, 2 लेबर 4500, 2 ओवरहेड्स 2250। ठीक है, अब बताओ मेरे को कि भाई मैं कैसे निकालूं इन यूनिट्स का अमाउंट। पहला सिचुएशन जो हम कर सकते हैं कि भाई हम क्या करते हैं ना, इसका टोटल अमाउंट कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कर लेते हैं और फिर एवरेज रेट लगा के यहाँ पे लगा देंगे। पर एक बात समझो, जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया है वो भी इनकम्प्लीट है, प्लस मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो भी इनकम्प्लीट है। तो मैं कैसे
सेम रेट चार्ज कर सकती हूँ अपने यूनिट्स पे जो पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं और जो क्लोजिंग स्टॉक इनकम्प्लीट पड़ा है। ये दोनों पे मैं सेम रेट नहीं चार्ज कर सकती क्योंकि ये अभी भी इनकम्प्लीट होंगे और जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहे हैं मतलब वो ऑफकोर्स सी बात है कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस केस में मेरे को निकालना पड़ेगा कि कितने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हुआ है। एज परसेंटेजेस हमको दिए हुए हैं कि भाई अभी भी हमारा काम इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट है तो इस इनकम्प्लीट के लिए हमको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना पड़ता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे वो समझो। हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इस स्टेटमेंट के अंदर हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि जो जो हमने खर्चे किए अगर वो खर्चे मैं पूरे कंप्लीटेड यूनिट्स पे करती तो कितना आता। ठीक है, देखो कैसे होगा। पहली बात तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। कितना ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है? 200। ये मैंने इनपुट लेके आई मैं। इसके साथ साथ यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए मैंने। कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए? 1050। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो आउटपुट है वो कितना है? 1100 यूनिट्स का। आउटपुट कहाँ से आया होगा? इन्हीं यूनिट से आया होगा, कहीं और से बाहर से तो नहीं आएगा, इन्हीं यूनिट से आया होगा। तो मैं सबसे पहले आउटपुट में क्या ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगी? जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है, जो पहले से कुछ कंप्लीटेड है, उन यूनिट्स को मैं पहले ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगी। तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। कंप्लीशन ऑफ वर्क इन ओपनिंग स्टॉक। हमको पता है कि ये जो यूनिट्स हैं ओपनिंग स्टॉक के कुछ कंप्लीट हो चुका है उनका काम, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स को वर्क कंप्लीट करूंगी। ये 200 यूनिट्स मैं आउटपुट में ट्रांसफर कर दूंगी। मेरे को टोटल आउटपुट कितना चाहिए? 1100। तो बचा हुआ जो आउटपुट है वो मैं यूनिट इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड से ट्रांसफर करूंगी। ठीक है, ये यूनिट्स 900 होंगे। ये यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए, कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट प्रोसेस में चले गए, है ना। इसके अलावा मेरे को क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला गया है? क्लोजिंग स्टॉक इज माय 150, है ना। 150 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक। अब टोटल करके देखो क्या यूनिट्स मैच कर रहे हैं। 1050 प्लस 200 मतलब 1250 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे मैंने। 200 प्लस 900 1100 में ट्रांसफर कर रही हूँ, प्लस 150 मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। मतलब यहाँ पे यूनिट्स मैच कर गए। अगर नहीं मैच करते तो यहाँ पे लॉसेस अराइज हो सकते थे, है ना। एज मैच कर गए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो ये 200 यूनिट्स मेरे कौन से वाले हैं? ओपनिंग स्टॉक वाले हैं। जो पहले से कितना कंप्लीटेड है? इसमें मटेरियल का पूरा 100% काम खत्म हो गया। मतलब इस पर्टिकुलर पीरियड में मेरे को ओपनिंग स्टॉक में कोई भी मटेरियल का काम करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरे को सिर्फ लेबर एंड ओवरहेड का काम करना पड़ेगा। लेबर एंड ओवरहेड में भी 40% काम पहले से कंप्लीटेड है। मतलब इस पीरियड में मेरे को कितना काम करना है लेबर और ओवरहेड में? 60%। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि कितना काम इस पर्टिकुलर पीरियड में हम खत्म करने वाले हैं। लेबर और ओवरहेड में 60% काम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम आउटपुट के यूनिट्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, 60% काम हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सुनो, अगर 200 यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स पे तुम 60% काम कंप्लीट करोगे तो उस केस में मेरे पास 120 यूनिट्स यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? समझो, 200 यूनिट्स पे 60% का काम करो या फिर 120 यूनिट पे 100% का काम करो, सेम चीज है। हम यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर ये जो आधा अधूरा काम है ना, वो अगर मैंने पूरे यूनिट्स पे किया होता तो कितने यूनिट्स होते? 120 यूनिट होते। अगर 200 यूनिट्स वाला काम जो 60% है, ये अगर मैंने टोटल पूरे के पूरे यूनिट्स पे किया होता तो 120 यूनिट का 100% लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा हो जाता, है ना। तो इसकी मदद से क्या निकल गया? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकल गया। सिमिलर वे में जितने यूनिट्स मेरे प्रोड्यूस हुए, नए यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड जो हैं, उसका मैं यहाँ पे निकालूंगी कि कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ। अब एक बात समझो, जो यूनिट्स मैंने अभी अभी इंट्रोड्यूस किए और ये यूनिट कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट प्रोसेस में भी चले गए, तो इसमें काम जो है इस पर्टिकुलर पीरियड में मैंने पूरा किया होगा कि आधा किया होगा? ऑफ कोर्स ये बात है, इसी पर्टिकुलर पीरियड में इंट्रोड्यूस हुए मतलब पूरा काम इसी पर्टिकुलर पीरियड में हुआ होगा। और एज ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम तभी करेंगे जब इस पर्टिकुलर प्रोसेस का सारा काम खत्म हो जाएगा। मतलब इस पीरियड में मैंने जो नए यूनिट्स इंट्रोड्यूस हैं ये 900 वाले, उन पे 100% मटेरियल का काम किया इस बार, तो 900 मल्टीप्लाइड बाय 100% 900 ही आ जाएगा। एंड लेबर एंड ओवरहेड का भी काम मैंने 100% किया, तो 900 मल्टीप्लाइड बाय 100% दैट इज 900 यूनिट्स पे काम हुआ। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक पे आते हैं।
क्लोजिंग स्टॉक के लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोला जा रहा है, मटेरियल मैंने 100% इस पीरियड में खत्म किया, लेबर एंड ओवरहेड का 70% खत्म किया। ठीक है, सो ये मैंने 100% खत्म किया, ये मैंने 70% खत्म किया, तो 150 का 100% 150 हो जाएगा, 150 का 70% इज 105। अब एक बात समझो, ओपनिंग स्टॉक का जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है ये डिनोट करता है कि भाई ये काम कितना पिछले पीरियड में हो चुका है ना। तो जितना पिछले पीरियड में हो चुका है मैं वो रिकॉर्ड करूंगी यहाँ पे, कि इस पर्टिकुलर पीरियड में जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड करूंगी। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में जो हो रहा है वो रिकॉर्ड किया हमने 60% बस, है ना। इसीलिए जो सेम लिखा है उसको ना लिख के जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन शो कर रहा है वो ये बता रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर पीरियड में कितना कंप्लीट हुआ, तो जितना परसेंटेजेस यहाँ दिया है वही हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। ठीक है, सो इसके हिसाब से मेरे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के यूनिट्स आ जाएंगे। इक्विवेलेंट मैंने 1050 यूनिट्स बनाए मटेरियल में, और अगर हम लेबर एंड ओवरहेड का निकालें तो 120 प्लस 900 प्लस 105 दैट इज इक्वल टू 1125 इक्विवेलेंट यूनिट्स पे मैंने काम किया। ये डिनोट करते हैं कि भाई जो हमारा लेबर एंड ओवरहेड है, अगर उसमें जितना भी खर्चा हुआ वो खर्चों को मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे करती, मतलब टोटल यूनिट्स पे करती, तो 1125 यूनिट्स पे लेबर एंड ओवरहेड का पूरा खर्चा चला जाता। नेक्स्ट, अगर मटेरियल का खर्चा की बात करें तो सिमिलर वे में मटेरियल का भी 1050 यूनिट्स पे पूरा का पूरा खर्चा जा सकता था। ठीक है, तो ये हमने कर दिया ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी मदद से ना हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट पर यूनिट कॉस्ट हम निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है, हमारे पास है मटेरियल का खर्चा, हमारे पास है लेबर का खर्चा, हमारे पास है ओवरहेड का खर्चा। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3150, 4500 एंड 2250। 3150, 4500 एंड 2250, है ना। अब इसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमने कितना निकाला, हमारे मटेरियल का है 1050, लेबर का है 1125 और ओवरहेड का भी है 1125। ठीक है, ये यूनिट्स आ गए। अब ये क्या डिनोट कर रहे हैं, देखो मैंने इतना खर्चा किया जिसमें इतने कंप्लीटेड यूनिट्स बनेंगे। ठीक है, पार्ट में होने से मैं पर यूनिट खर्चा नहीं निकाल सकती। अगर मेरे को ऐसा पता होता कि 50% 100 यूनिट्स पे 50% काम हुआ है, ये मेरे पास 100 यूनिट्स 100,050 दिए, 100 यूनिट्स पे 50% काम हुआ है, 950 यूनिट पे 100% काम हुआ है, तो उस केस में मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता निकालना। पर अगर मेरे पास दिया हुआ है कि टोटल इतने यूनिट्स पे इतना खर्चा हुआ और इससे पूरा 100% कंप्लीशन हो गया, तो उस केस में मैं डायरेक्ट डिवाइड कर सकती हूँ। पर ये पार्ट वाले जो खर्चे थे ना, जहाँ पे हमको दिया हुआ है कि भाई 200 यूनिट्स पे 100% हुआ, 1050 यूनिट पे 100% हुआ, फिर बचे हुए यूनिट्स पे 80% हुआ, तो उसको डिवाइड करना इज कॉम्प्लिकेटेड। पर जब खर्चों की मदद से हमने इक्विवेलेंट कंप्लीटेड 100% कंप्लीटेड यूनिट निकाल लिया, तो पर यूनिट खर्चा मैं आराम से निकाल सकती हूँ। अब मैं बोलूँगी 3150 मेरा टोटल खर्चा है, जिसके थ्रू अगर मैं मटेरियल पूरा बनाती तो 1050 रुपये 50 यूनिट्स बनते, मतलब 3 रुपये पर यूनिट आ रहा है। ठीक है, 4500 रुपये मैंने खर्च किए लेबर पे। अगर इस लेबर के खर्चे से मैं पूरे कंप्लीटेड यूनिट्स बनाती तो 1125 यूनिट्स बनते, 4 रुपये पर यूनिट यहाँ पे खर्चा आ रहा है। सिमिलर वे में 2250 का हमने ओवरहेड का खर्चा किया, अगर ये पूरे कंप्लीटेड यूनिट्स में किया जाता तो ये मेरे पास आता 2 पर यूनिट का खर्चा। ठीक है, तो हमने कंप्लीटेड यूनिट्स के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया ना। अब हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे कि जो ओपनिंग स्टॉक में मैंने काम किया इस पर्टिकुलर पीरियड में उसमें कितना खर्चा हुआ, मैंने जो नए यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए और पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए उसमें टोटल कितना खर्चा हुआ, प्लस क्लोजिंग स्टॉक में मेरा कितना खर्चा हुआ, ये निकालेंगे। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक जो मैंने इस पर्टिकुलर पीरियड में काम खत्म किया। कॉस्ट इनकर्ड टू कंप्लीट द वर्क ऑफ ओपनिंग स्टॉक। मैंने मटेरियल का खर्चा किया क्या, इस बार नहीं किया है मटेरियल, है ना, फिर भी लिख देते ताकि हमको क्लैरिटी रहे। लेबर और ओवरहेड, मटेरियल का खर्चा इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया है अपने ओपनिंग स्टॉक में, है ना। नेक्स्ट, लेकिन मैंने यहाँ पे लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा किया है जिसके इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, 120 120, ये ओपनिंग स्टॉक को ही डिनोट करता है। 120 और 120 मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं। रेट मैंने पहले ही निकाल लिया कि भाई 4 रुपये लेबर का है, 2 रुपये
ओवरहेड का है तो 4 और 2 के हिसाब से चार्ज करेंगे। ये आ जाएगा 480, ये आ जाएगा 250 और ये मेरे पास टोटल आ रहा है 720। मेरे ओपनिंग स्टॉक में मैंने इस पर्टिकुलर पीरियड में कितना काम किया वो हमने निकाल लिया आसानी से विद द हेल्प ऑफ दिस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम सेम तरीके से निकालेंगे जो यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस की और पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर ली। इसमें भी मैंने मटेरियल का खर्चा किया, लेबर का खर्चा किया और ओवरहेड का खर्चा किया। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना है इनका यूनिट इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड का 900, 900 एंड 900 है ना। 900 फॉर मटेरियल, 900 फॉर लेबर एंड 900 फॉर ओवरहेड। रेट कितना है तो 342 रेट है, 342 रेट हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। 900 का 3 दैट इज इक्वल टू 2700, 3600 एंड 1800। टोटल आता है ये 8100। ठीक है, थर्ड जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें मैंने जितना काम किया उसका वैल्यू क्या होगा वो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड है ना। क्लोजिंग स्टॉक पे मैंने 100% मटेरियल पे काम किया जिसके इक्विवेलेंट यूनिट्स आ रहे हैं 150 और लेबर और ओवरहेड के आ रहे हैं 105, 150, 105, 105। ठीक है, रेट 3, 4 और 2 रहेगा। 150 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 450, 105 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 420, 105 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 210। टोटल कर लो 450 प्लस 420 प्लस 210 दैट इज इक्वल टू 1080 मेरा आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो इससे क्या हुआ भाई, ये क्यों बनाया हमने, क्योंकि देखो मेरे प्रोसेस अकाउंट में मेरे को तो अमाउंट ही नहीं पता था किसी का भी। अब विद द हेल्प ऑफ दिस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमको सबका अमाउंट पता चल गया है ना। मेरे को पता चल गया है कि मैं नेक्स्ट प्रोसेस में जो यूनिट्स ट्रांसफर कर रही हूँ, कौन सी यूनिट्स नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रही है, जो मैंने ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स को कंप्लीट किया वो और जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए वो। तो इनका खर्चा मैं ले लूंगी है ना। कितना खर्चा है, मैंने 8100 का खर्चा किया मेरे यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड में और 720 का खर्चा किया मैंने ओपनिंग स्टॉक वाली यूनिट्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी कि भाई हमने जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया उसका अमाउंट मैं इधर शो कर रही हूँ। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफ़र किया उसमें मैंने 720 रुपये का खर्चा किया ओपनिंग स्टॉक को कंप्लीट करने में, 8100 रुपये खर्च किए यूनिट इंट्रोड्यूस को कंप्लीट करने में। प्लस एक बात बताओ, ये वाला भी खर्चा तो लगा ही है ना ओपनिंग स्टॉक में। ऐसा तो नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक का ये वाला खर्चा पिछले समय का था ना तो इस बार इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स करेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये वाला खर्चा एज इतना पर्टिकुलर पीरियड, इतना 800 रुपये तक का काम पिछले पीरियड में हो गया था तो वो वाला खर्चा भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगी ओपनिंग स्टॉक का। तो 720 प्लस 800 प्लस 8100 दैट इज इक्वल टू 9620 रुपीज हो गया मेरा जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है, डिवाइडेड बाय 1100 दैट इज इक्वल टू ये रेट आ जाएगा हमारे पास 8.745। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से हमको पता चल गया है कि भाई 1080 रुपये मेरे क्लोजिंग स्टॉक का है। तो ये अमाउंट हम यहाँ पे शो कर देंगे 1080 डिवाइडेड बाय 150 अगर हम करें तो रेट भी आ जाएगा 7.2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना होता है जब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालने की सिचुएशन आती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम कैसे निकालते हैं, हम जितने भी यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए इनपुट यूनिट को इधर लिखते हैं, अपने आउटपुट यूनिट को इधर लिखते हैं, फिर सबका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम सारे का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लिख लेते हैं। और परसेंटेजेस ऑफ कंप्लीशन को जब आप मल्टीप्लाई करते हो आपके आउटपुट यूनिट से तो आपको मिल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यहाँ पे आ रहा है। तो वो जब हमको मिल गया तो हम उसको टोटल करके टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। हर एक खर्चे का, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, सबका हमने निकाल लिया। फिर उसके हिसाब से पर यूनिट खर्चा निकाल लिया। पर यूनिट निकालने के लिए ही हमको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन चाहिए होता है क्योंकि विथआउट दिस मैं नहीं निकाल सकती कि पर यूनिट खर्चा कितना होगा। क्योंकि अगर मेरा ये जो टोटल खर्चा है इसमें से कुछ खर्चा मैंने 50% काम खत्म करने में किया कुछ यूनिट्स का 100% काम खत्म करने में किया, कुछ यूनिट्स का 50% 80% काम खत्म करने में किया, तो मैं इसका पर यूनिट खर्चा नहीं निकाल पाऊंगी। इसीलिए हमने ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाला और उसके हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया। कॉस्ट पर यूनिट की मदद से हमने ओपनिंग स्टॉक का इस बार का कितना कंप्लीशन में खर्चा हुआ वो निकाल लिया, जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया उसका खर्चा निकाल लिया और क्लोजिंग स्टॉक का खर्चा निकाल लिया जिसको हम प्रोसेस अकाउंट में अब शो कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए अबाउट दिस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। देखो क्या बोल रहा है। SM लिमिटेड है जिसने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी है फॉर प्रोसेस B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड नील, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है इतने। ठीक है, यूनिट इंट्रोड्यूस किया हमने 10,000 यूनिट्स 3 पर यूनिट के हिसाब से। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट, डायरेक्ट मटेरियल 14,650, लेबर का दिया हुआ है, ओवरहेड का दिया हुआ है। डायरेक्ट प्रोसेस अकाउंट को बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक नहीं है, यूनिट इंट्रोड्यूस है 10,000 3 पर यूनिट के हिसाब से। तो हम यहाँ लिखेंगे टू मटेरियल अकाउंट, ये क्या है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। 10,000 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस की है 3 पर यूनिट के हिसाब से, मतलब टोटल कितना हो गया 30,000 रुपीज। नेक्स्ट, इसके बाद बोला जा रहा है एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट कितना है, डायरेक्ट मटेरियल 14,650, लेबर है 21,148 एंड 42,000 मेरा ओवरहेड है। ठीक है, सो यही चीजें हम यहाँ मेंशन करेंगे कि भाई मेरा मटेरियल अकाउंट है 14,650, लेबर है 21,148 एंड मेरा ओवरहेड है 42,000। ठीक है, तो हमने सारे के सारे खर्चे रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद बोला जा रहा है फिनिश्ड आउटपुट है 9,500 यूनिट्स का, तो बाय फिनिश्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट 9,500 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बोल रहा है 350 यूनिट्स मेरे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, तो मैं लिखूंगी बाय बैलेंस कैरीड डाउन 350 यूनिट्स। ठीक, इनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है। देखो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल 100% हो गया, लेबर एंड ओवरहेड का सिर्फ और सिर्फ 50% काम मैंने खत्म किया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालेंगे। नॉर्मल लॉस बोला जा रहा है 1% ऑफ इनपुट मेरा नॉर्मल लॉस होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं बाय नॉर्मल लॉस 1% ऑफ इनपुट, तो 10,000 यूनिट्स हैं, इसका मैं 1% निकाल लूंगी, दैट इज 100 यूनिट्स। ठीक, इसके बाद मेरे पास दिया हुआ है डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस भी यहाँ पे अराइज होने वाला है और उस एबनॉर्मल लॉस का भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेरे को दिया हुआ है। मटेरियल 100% काम खत्म कर लिया था, लेबर एंड ओवरहेड का सिर्फ 80% काम खत्म हुआ था। यूनिट स्क्रैप्ड एज नॉर्मल लॉस, जो भी नॉर्मल लॉस होगा वो 1 पर यूनिट के हिसाब से बिकेगा और एबनॉर्मल लॉस मेरा 2.50 पर यूनिट के हिसाब से बिकेगा। ठीक है, तो मेरे ये जो नॉर्मल लॉस है वो 1 पर यूनिट के हिसाब से बिकेंगे, 100 आ जाएगा, और एबनॉर्मल लॉस जो है वो 2.5 के हिसाब से बिकेगा, जो हम यहाँ पे नहीं शो करते हैं ना। यहाँ पे हम शो करेंगे एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स। कितने यूनिट्स है मैं यहाँ पे भी निकाल सकती हूँ, साथ साथ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के स्टेटमेंट में भी निकाल सकते हैं। दोनों जगह हम देखेंगे कैसे निकलते हैं। देखो 10,000 यूनिट्स मैंने इंट्रोड्यूस किए थे, माइनस 100 यूनिट्स मेरे खराब हो गए, 9,500 यूनिट्स मैंने फिनिश गुड्स बना लिए, 350 मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। एबनॉर्मल लॉस कितना बचा, 50 यूनिट्स का। ठीक है, सेम हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के स्टेटमेंट के अंदर भी ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने यूनिट्स मैंने इंट्रोड्यूस की, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड है मेरे 10,000। ठीक है, इसके बाद मेरा आउटपुट जो है उसमें कितने यूनिट्स जा रहे हैं, 9,500 यूनिट्स, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद मेरे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में कितने यूनिट्स जा रहे हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जा रहा है 350 यूनिट। मेरा नॉर्मल लॉस कितना हुआ है, नॉर्मल लॉस है 1%, है ना, 1% नॉर्मल लॉस है, जो कि अगर 10,000 का 1% हम निकालें तो याद आता है 100 यूनिट्स। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से टोटल कितना आ रहा है, देखो 9,500 प्लस 350 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 9,950 आ रहा है, जो मेरे 10,000 की यूनिट से मैच नहीं कर रहा, है ना। मतलब यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस भी है, जिसको हम अलग से शो करते हैं। 50 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है, तो टोटल 10,000 यूनिट हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। जो आउटपुट में चला गया, जो आउटपुट बनके नेक्स्ट या तो प्रोसेस में चला गया या तो फिनिश स्टॉक में चला गया, वो क्या होगा, वो 100% कंप्लीट होगा। एज ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, मतलब ये पूरे यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए और ये पूरे के पूरे इसी पर्टिकुलर पीरियड में खत्म किए गए, तो मतलब 100% काम हमने कंप्लीट किया, मटेरियल पे भी, लेबर पे भी और ओवरहेड पे भी, 9,500 यूनिट्स का। ठीक है,
नेक्स्ट, इसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के लिए बोला जा रहा है कि इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन है मटेरियल का 100%, लेबर एंड ओवरहेड का 50%। ठीक है, सो ये 100% होगा 350, लेबर एंड ओवरहेड में 50% काम ही कंप्लीटेड है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का लेबर एंड ओवरहेड को दोनों को साथ में शो कर दिया था, वैसे ही सेम इस समय भी शो कर सकते हो। क्यों साथ में शो करते हैं हम? क्योंकि लेबर एंड ओवरहेड का परसेंटेजेस ऑफ कंप्लीशन एक साथ एक ही अमाउंट दिया हुआ है। लेकिन अगर अलग अलग दिया होता, जैसे लेबर का 50%, ओवरहेड का 20%, तो आपको ऐसे अलग अलग ही बनाना पड़ता मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालने के लिए। ठीक है, एज सेम दिया हुआ है तो आप लेबर एंड ओवरहेड का एक ही साथ भी बना सकते हैं। प्रिफरेबल यही होगा कि अलग अलग बना लो, क्योंकि कई बार हमको ध्यान नहीं रहता, तो इससे बेटर है कि हम एग्जाम में मटेरियल को अलग से शो करें, लेबर को अलग से शो करें, ओवरहेड को अलग शो करें, भले उनका परसेंट सेम दिया हो। ठीक है, चलो 350 का अगर हम 50% निकालें तो ये हमारे पास आ जाता है 175 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सेम हमारे ओवरहेड्स में भी 175 का हमने काम किया। नॉर्मल लॉस बोल रहा है 100 यूनिट्स का। अब नॉर्मल लॉस है तो उस नॉर्मल लॉस का हमको कोई डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन ना देके हमारे एबनॉर्मल लॉस का हमको डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो नॉर्मल लॉस होता है ना, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन से हमको वैसे भी कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जो नॉर्मल लॉस है वो तो वैसे भी हमारे जो आउटपुट आया है, जो फिनिश गुड्स का आउटपुट आया है, उसी के ऊपर चार्ज होने वाला है। तो नॉर्मल लॉस के डिग्री ऑफ कंप्लीशन से हमको कोई भी मतलब नहीं होता। नेक्स्ट, एबनॉर्मल लॉस का हमको डिग्री ऑफ कंप्लीशन चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हम अमाउंट चार्ज करते हैं जितना भी लॉस एबनॉर्मल के कारण हुआ है। 100% और 80% है। 100% और 80% हमने कंप्लीट कर लिया था। 50, 80% निकालोगे तो 40 और 40 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हम इस इक्विवेलेंट यूनिट्स को टोटल कर लेंगे। 9500 प्लस 350 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 9900 यूनिट्स इक्विवेलेंट हमने बनाए मटेरियल के। लेबर के कितने यूनिट्स बने? 9500 प्लस 175 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 9715। सिमिलर वे में ओवरहेड का भी आ रहा है 9715। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे कि इसके हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रहा है मटेरियल के लिए, लेबर के लिए और ओवरहेड्स के लिए, है ना। अमाउंट कितना है इनका अमाउंट है हमारे पास 14650, 21148 एंड 42000। 14650, 21148 एंड 42000। ठीक है, नेक्स्ट इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं? 9900 एंड 9715। 9900, 9715, 9715। अब इसकी मदद से हम पर यूनिट खर्चा निकाल लेंगे, है ना। 14650, 9900, 100% कंप्लीटेड यूनिट्स अगर बन रहे हैं तो मेरे पास ये रेट आ रहा है 1.48। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़े की हैं, उन गड़बड़ियों को ठीक करते हैं। पहली बात तो मटेरियल का खर्चा 14,650 नहीं है हमारे पास। मटेरियल का खर्चा अगर आप देखोगे तो ये 14,650 तो है, इसके साथ साथ ये 30,000 भी तो है ना। तो मेरे पास मटेरियल का खर्चा हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नाम दे सकते हो आप इसको, है ना। मटेरियल का खर्चा कैसे निकालेंगे हम? पहली बात तो 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए 3 रुपए के हिसाब से, ये मेरा मटेरियल है, प्लस जो एडिशनल मटेरियल लगा मेरे को 14,650 का, वो मेरा मटेरियल है। तो टोटल कितना हो गया? 44,650, है ना। इसके बाद मेरे पास स्क्रैप भी तो हुआ है, कुछ यूनिट्स मेरे नॉर्मल लॉस के कारण खराब हो गए ना, वो यूनिट्स को भी आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। वो यूनिट्स का जितना वैल्यू आपको रिसीव हो रहा है वो आप हटाओगे। तो अगर स्क्रैप का वैल्यू आप देखोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नॉर्मल लॉस हम 1 पर यूनिट के हिसाब से बेच रहे हैं, तो जितना भी नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू है वो भी हम यहाँ से रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये हमको रिसीव हो गया अमाउंट, है ना। तो ये हमारे मटेरियल के खर्चे से कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, मटेरियल जितना भी आपने लगाया अगर उसमें से कुछ रिसीव हो जाएगा आपको तो वो आप माइनस करोगे और अमाउंट निकालोगे। तो हमारे पास आ रहा है 44,550। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, गड़बड़ी मत करना जैसे हमने अभी कर दी थी। ठीक है, चलो 44,550 डिवाइडेड बाय 9,900, ये हमारे पास रेट आ रहा है 4.5 का। नेक्स्ट, लेबर का अगर हम देखें तो 21,148 डिवाइडेड बाय 9715 दैट इज इक्वल टू 2.1768 का यहाँ रेट आ रहा है। 42,000 डिवाइडेड बाय 9715 दैट इज इक्वल टू 4.3232 का रेट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है,
तो ये मेरे रेट्स हो गए। अब इसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, इसकी मदद से हम कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, किसका किसका कॉस्ट हमको निकालना है? तो हमको निकालना है हमारे आउटपुट का कॉस्ट, हमारे क्लोजिंग WIP का कॉस्ट, मेरे एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट, है ना। आउटपुट का कॉस्ट तो बहुत आसानी से निकल रहा है। देखो आउटपुट जो है मेरे पास 9500 यूनिट्स का, उसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं, टेंशन ही नहीं लेते, है ना। हम एक और यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे जो होगा मेरे आउटपुट के लिए। चलो पहले हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने एक ही टेबल के अंदर पूरा बना लिया था, इस बार अलग अलग टेबल बना रहे हैं और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, है ना। ये जो यूनिट है वो क्या है, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं मटेरियल के, लेबर के, ओवरहेड्स के फॉर क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हम देखें क्लोजिंग स्टॉक है मेरा ये, इसके मटेरियल है 350, लेबर है 175 एंड ओवरहेड है 175। 350, 175, 175। कॉस्ट पर यूनिट कितना है 4.5, 2.1768, 4.5, 2.1768 एंड लास्ट इज 4.3232, 4.3232। ठीक, तो 350 इंटू 4.5 दैट इज इक्वल टू 1575, 175 इंटू 2.1768 दैट इज इक्वल टू 380.94, 175 इंटू 4.3232 दैट इज इक्वल टू 756.56। टोटल कर लेते हैं, 1575 प्लस 380.94 प्लस 756.56 दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 2712.5। ठीक है, मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल ली, इसको मैं प्रोसेस अकाउंट में लिख सकती हूँ। नेक्स्ट सिमिलर वे में हम एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना ओवरहेड लगा, इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स पहले देखते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट है 50, 40, 40। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 50, 40, 40। कॉस्ट पर यूनिट हमने ऊपर ही लिख रखा है 4.5, 2.1768 एंड लास्ट 4.3232। ठीक, 50 इंटू 4.5 225, 40 इंटू 2.1768 दैट इज इक्वल टू 87.072 एंड 4.3232 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 172.928। टोटल करते हैं, 172.928 प्लस 87.072 प्लस 225 दैट इज इक्वल टू 485 मेरा एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट आ रहा है। ये अमाउंट हम वहाँ शो कर सकते हैं, है ना। तो मेरा ये प्रोसेस अकाउंट है। प्रोसेस अकाउंट के अंदर मैं क्या करूँगी, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू शो करूँगी 2712.5, 2712.5 एंड हमारे एबनॉर्मल लॉस आ रहा है 485 का, 485। अब क्या कर सकते हो आप या तो वैल्यूएशन ऑफ फिनिश स्टॉक करके अकाउंट बना लो, या तो उसको बैलेंसिंग फिगर से निकालो। ठीक है, अकाउंट बनाओगे तो आपका चेक भी हो जाएगा। तो एक बार बना लेते हैं कि भाई वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश्ड स्टॉक। ठीक है, तो मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इनका मैं क्या लूँगी, इक्विवेलेंट यूनिट्स लूँगी। इक्विवेलेंट यूनिट्स मेरे को दिए हुए हैं क्वेश्चन में, मतलब हमारे आंसर में जो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, 9500, 9500 एंड 9500 सेम ही है ना। सो मैं बोलूँगी 9500, 9500, 9500 पर यूनिट। कॉस्ट हमको कितना दिया हुआ है 4.5, 2.1768 एंड लास्ट 4.3232। ठीक है, इसके हिसाब से वैल्यू निकाल लो। 9500 इंटू 4.5 दैट इज इक्वल टू 42,750, 9500 इंटू 2.1768 दैट इज इक्वल टू 20679.6, 9500 इंटू 4.3232 दैट इज इक्वल टू 41070.4 दैट इज इक्वल टू, टोटल कर लेते हैं 42,750 प्लस 20,679.6 प्लस 41070.4 दैट इज इक्वल टू 1,04,500 अमाउंट आ रहा है। एक और तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, एज मेरे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट सेम है सब जगह, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन खर्चों को टोटल कर सकती हूँ पर यूनिट का जो कॉस्ट है। तो 4.5 प्लस 2.1768 प्लस 4.3232
दैट इज इक्वल टू 11 आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम, 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9500 से, तो भी आपके पास सेम अमाउंट आ जाएगा 1,04,500। एज सेम यूनिट्स है तो ये वाला तरीका भी काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट तो हमारे पास अमाउंट कितना आया, 1,04,500 आया। रेट क्या है, 11 रुपीज़। अब देखो इसके हिसाब से अब तुम टैली करके भी देख लो कि अमाउंट मैच कर रहा है कि नहीं। 30,000 प्लस 14650 प्लस 21148 प्लस 42,000 दैट इज इक्वल टू 107798। ठीक है, अब इधर वाले अमाउंट से मैच करेंगे। 100 प्लस 1,04,500 प्लस 2712.5 प्लस 485 दैट इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास आ रहा है 107798। ठीक है, ये 2712.5 जो है उसको हम 2713 लिख सकते हैं, और ये अमाउंट हमारे पास आ रहा है 107798। ठीक है, तो अमाउंट्स हमारे मैच कर रहे हैं दोनों साइड के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से पूछा जाता है तो। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। और आज की क्लास भी हमने क्या क्या चीजें आज कवर की, हमने प्रोसेस अकाउंट का पूरा बेसिक देख लिया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आज कंप्लीट कर लिया। पर क्या प्रोसेस अकाउंट पूरा खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं, हमको जॉइंट प्रोडक्ट एंड बॉय प्रोडक्ट भी खत्म करना है, जो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया से समझ आई हो। अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग।